पेपर सॉल्व करने हैं। This call is now taking notes. This call is now being recorded. अभी आ रही है आवाज सभी को? ओके। आप सभी का स्वागत है आज की गणित की कक्षा में। और जैसा कि मैं बता रही थी कि मुझे लगा कि जरूरी है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, और जितना हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे मुझे लगता है कि जो एक कॉन्फिडेंस है वो हमको मिलेगा। और जब हम एक टॉपिक कवर करते हैं ना, दोनों है मैम, दोनों है। मैं जब भी कोई क्लास लेती हूँ तो आप दोनों को जी नमस्ते रोशन जी, दोनों को शामिल करते हुए लेती हूँ, क्योंकि हमारे लिए लेवल 1 के भी टीचर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने लेवल 2 के। और जितनी रिकॉर्डिंग्स अभी तक हुई है उसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत व्यूज मिले हैं, कमेंट्स आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे लगा कि अब टॉपिक ना लेते हुए मैं क्वेश्चन पेपर को डील करूं, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन पूरे आएंगे वो कैसे आते हैं, वो कैसे आपको दिखाई देंगे, एक साल का जो पैटर्न है वो हम ले रहे हैं। अगली क्लास में फिर से दूसरे साल का कवर करेंगे, तो कम से कम मैंने सोचा है कि 6 सितंबर तक हम कम से कम 4 साल का क्वेश्चन पेपर देख लें। और उसमें क्या होगा, सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे आज का जब मैं बना रही थी तो मैंने देखा 3-4 टॉपिक नए हैं, लेकिन उसी के लिए मैं अगर अलग से क्लास लेती तो आपका टाइम भी जाता और क्वेश्चन पेपर पूरा हम नहीं देख पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डील करते हैं। स्टेप में एनिमेशन में डाल नहीं पाई हूँ, ठीक है? तो स्टेप्स आपको एक साथ दिखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। और पीपीटी तो पूरा आपके पास जाता ही है, तो वो आपके पास एक रिकॉर्डेड रिटन मटेरियल भी रहेगा बाद में समझने के लिए। अगली जो मेरी क्लास रहेगी वो फिर अपने टाइम पे होगी, जो हर मंडे को होती है वो होगी, ठीक है? तो चलिए आज की शुरू करते हैं। और इस बार आज की कक्षा में हमने 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है आप देखिएगा, उसको मैंने पूरा लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक ये मैथ्स के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। उन सभी को मैंने आज की क्लास में शामिल किया है। उसमें प्राइमरी मिडिल दोनों ही लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप और मुझे ये भी कहना था कि आपके पास अभी रिसेंट ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप जरूर भेज देंगे। कम आ रही है क्या मेरी आवाज? आजाद जी ने मैसेज किया है, ठीक आ रही है। बाकी साथियों को सही आ रही है? सर आप थोड़ा सा अपना देखेंगे ना, साउंड या फिर नेटवर्क का इशू हो सकता है। बाकी साथियों को सही आ रही है, ठीक है? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और हर टाइप के इसमें क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो जो इसमें आया था, ये आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 31 में। जब आप 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 31 में दिखेगा, ठीक है? पहला प्रश्न है इसमें, अच्छा वेट कर रहे थे बबीता मैम, थैंक यू। पहला प्रश्न था 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर वाले। देखिए सबसे पहला टिप्स मैं आपको यही दूंगी मैथ्स में, धैर्य के साथ प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न को बड़ा देखकर ये ना सोचे कि ये कठिन है। थोड़ा घुमाकर पूछता है तो हम कई बार प्रश्न को छोड़ देते हैं। सबसे पहला टिप तो यही है आपके लिए कि प्रश्न को कम से कम ध्यान से, आराम से, आप पहली बार आराम से पढ़िए, फिर दूसरी बार थोड़े स्पीड से पढ़िए, तीसरी बार और स्पीड से। 3 बार अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है। तो ये सबसे पहला टिप्स है आपके लिए। 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो वर्गाकार आकृतियां हैं 1 बाई 1 सेंटीमीटर की, उसको कितने प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं कि जो फिगर बने उसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है? जो परिणामी क्षेत्रफल होगा उस 1 बाई 1 के छोटे छोटे वर्ग से बनाकर जो भी बनेगा, वो यही पूछ रहा है कि जो भी हम बनाएंगे वो कितने जो है वो कितने प्रकार से उसको बनाया जा सकता है।
अलग अलग प्रकार से बनाएंगे तो अलग अलग आकृतियां बनेंगी कि नहीं। तो कितने प्रकार से उसको बनाया जा सकता है, और हर बार जितने बार भी आप उसको बनाएंगे 1x1 का 48 वर्ग का टुकड़ा लेकर, हर बार उसका जो क्षेत्रफल है वो 48 ही आएगा। ठीक है, ऐसा आपको बनाना है। तो कैसे 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 हो सकता है, ये ऐसे प्रश्न जब हम आएंगे तो क्या करेंगे, किस तरह से हम इसकी रणनीति बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ साथी तो वो भी भेज रहे हैं आंसर भी, लेकिन हम यहाँ पर सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले का उत्तर है 5 है इसका, है ना, 5 सेंटीमीटर। सी वाला जो है वो है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे आएगा। जो क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर उसको हमको 48 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल प्राप्त करना है तो हमको इस तरह का लेंथ इनटू ब्रेथ का एक रेशियो खोजना पड़ेगा, एक अनुपात खोजना पड़ेगा, जहां पे गुणनफल हमेशा 48 हो, है ना। तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, 1 गुणित 48, 2 गुणित 24, 3 गुणित 16, 4 गुणित 12, 6 गुणित 8। इस तरह से जब आप इन 1x1 वर्ग सेंटीमीटर की आकृतियों को जमाएंगे, वर्गाकार आकृतियों को जमाएंगे, तो हर बार इस तरह से जब आप जमाएंगे तो हर बार जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, 48 आएगा। तो यहाँ पर कितने प्रकार से, कितने पैटर्न से उसको जमा पा रहे हैं हम, 5 तरह से जमा पा रहे हैं। इसको मैं फिगर के रूप में आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर 1x1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्गाकार टुकड़े हैं, उसको हमको पंक्तियों में जमाना है, तो इस तरह से हम पूरे 48 को हम एक साथ भी रख सकते हैं। अगर हम सेकंड वाला अगर आप फिगर देखेंगे, इससे दिखाती हूँ पेन से मैं, ये एक पैटर्न हो गया आपका। यहाँ पे लंबाई कितनी है, लंबाई या चौड़ाई, जो ये 1 इंटू 48 किया है वो कैसे कर रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई करके। तो चौड़ाई कितना हो गया, 1 हो गया, और लंबाई कितना हो गया, 48 हो गया। अब दूसरा फिगर आप देखिए, यहाँ पे चौड़ाई कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे लंबाई जो है वो कितना हो गया, 24। हम 48 वर्गों को इस तरह से भी जमा सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 48। तीसरा देखिए, इसमें चौड़ाई 3 है और जो लंबाई है वो कितनी है, 16। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 48। यहाँ पे देखिए, ये वाले फिगर में 4 और इधर है आपका 12। तो ये कितना हो गया, 12 4 जा 48। इसी प्रकार आपके पास 1x1 का वर्गाकार टुकड़ा था, है ना, और आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा था कि उसको कितने प्रकार से हम इस तरह से जमा सकते हैं कि जो परिणामी क्षेत्रफल हो वो अभी भी कितना हो, 48 वर्ग सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 5वां तरीका, 6 और इधर हो गया 8। इसके अलावा आपको कोई दूसरा तरीका नहीं दिखेगा जिसमें आप इन जो 1x1 के जो वर्ग सेंटीमीटर के जो टाइल्स हैं या जो टुकड़े हैं वर्गाकार, उसको आप इस तरह से जमा पाए कि हर बार उनका जो परिणामी क्षेत्रफल आएगा वो 48 आए। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी, जिसका वैल्यू था 5। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से आपको समझ में आ गए कि 48 माप के अगर आपके पास 1x1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो आप उनका पहले फैक्टर्स का जोड़ी खोजेंगे कि 48 को हम किस तरह से किस तरह के पैटर्न में उसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पैटर्न कितने सारे बन गए, यहाँ पर 5। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इसका, ये क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में अभी। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। ठीक है, एक विद्यालय में एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी खड़े हैं और दोनों सिरों से, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो भी और राइट साइड से देखेंगे तो भी, ये अभी जैसे आपका 19 देके दिया है, जब आप नया प्रश्न पत्र देखेंगे तो ये जो स्थान है इसको बस बदल दिया जाता है।
लेकिन जो इसका तरीका है, जो फॉर्मूला है इसका, ये बस आपको याद रखना है। बाकी आपको 19वां दे, चाहे 17वां दे, चाहे 16वां दे, आपको किसी में भी ये बन जाएगा। तो क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए, जब दो तरफ से आपको उसका पोजीशन पता हो, है ना, किसी भी वस्तु का या किसी व्यक्ति का, जब दोनों तरफ से आपको उसका पोजीशन पता हो, तो आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो क्या क्या करते हैं इसके लिए, इसका सही आंसर पहले तो मैं बता दूं 37 है, ऑप्शन बी। ये आता कैसे है, इसका तरीका क्या है कि हमेशा जो है हमको दोनों जो ओर से स्थान है उन दोनों को हमको ऐड करना पड़ता है। यानी बाएं से जो रूही का स्थान था वो कितना था, 19 था, और दाएं से जो रूही का स्थान था वो भी कितना था, 19 था। तो दोनों को हम हमेशा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 19 और 19 कितना हो गया, 38, और दोनों में से जब एक हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 37। तो इसमें जो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे थे कि दोनों सिरे से रूही का जो स्थान है वो 19वां है। जब लेफ्ट से भी जा रहे थे तो भी 19वां है, राइट से भी जब गिनती कर रहे हैं बच्चों की तो भी उसका स्थान जो है वो 19वां है। और बच्चे कितने टोटल खड़े थे, ऐसे अगर लाइन से अपन देखें तो ये बच्चे कितने खड़े थे, टोटल 37 बच्चे खड़े थे, ठीक है। उस कक्षा में कुल 37 बच्चे थे, और 19वें नंबर पे कौन खड़ी थी, रूही। जब इधर से देखते थे तो भी वो 19वें नंबर पे थी, और जब इस तरफ से गिनते थे तो भी वो 19वें नंबर पे थी, ठीक है। ये आपका प्रश्न था, और पूछा ये गया था सवाल में कि टोटल कितने छात्र थे। तो कैसे निकालेंगे, एक साइड से, लेफ्ट साइड से आप उसका जो उसका स्थान है उसको लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर बाएं से जो उसका स्थान है वो लिखेंगे, प्लस दाएं से जो उसका स्थान है, दोनों तरफ से उसका स्थान 19 ही था। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दे कि बाएं से उसका स्थान दूसरा है और दाएं से उसका स्थान दूसरा है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले से आप किसी भी स्थान पर अगर कोई व्यक्ति या वस्तु रखा है तो आप कुल वस्तुओं की संख्या वहां पर आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी 37, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है सबको। कभी भी स्थान वाले प्रश्न आएंगे तो आप इस तरह से ही उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर दिया है आपका क्वेश्चन, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे सुबह 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। देखिए ये सभी टाइम वाला, टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हमको सब पता भी होता है कि 15 मिनट बाद, 45 मिनट पहले, क्या मतलब कैसे हम टाइम को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, आधे घंटे बाद कितना समय होगा, 40 मिनट पहले कितना समय, ये सब हमको आता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सीधे सीधे क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस करते हुए आपको क्वेश्चन हैंड ओवर कर रहा है ना। समय सबको पता है, इतने देर पहले पहुंची, इतना जल्दी हो गया, इतने लेट से पहुंचे, उसी को आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपका जो मैथमेटिकल फाइंडिंग है उसके अनुसार आपको इसको जमाना है और उसको हल करना, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से घुमावदार प्रश्न को बनाया जाता है, हम इतने समय हमारे पास इतना कम होता है कि हम कई बार उस प्रश्न को पढ़ने की भी अच्छे से कोशिश, और देखिएगा जब एकदम हड़बड़ी होती है ना तो जो एकदम इजी भी रहता है ना वो भी हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो टॉप टेंशन होती है। तो रोशन जी ने तो उत्तर दे दिया है 8:05, है ना। मुझे तो हमेशा, मैं हर क्लास में देखती हूँ सबसे टॉप में वही रहता है। तो सर को बधाई हो, और देखते हैं हम कैसे कैसे जाएंगे, ठीक है। 8:05 में हम कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए है, जिसको बहुत अच्छे से समझ में आता है उनके लिए भी है, जो शुरुआती दौर में है उनके लिए भी है, जो बीच वाले स्थिति में है उनके लिए भी है। आप सभी को कहीं ना कहीं इस कक्षा से लाभ होगा। और आज की क्लास का मैं खासकर इसलिए बोलूंगी क्योंकि आप 30 क्वेश्चन को एक साथ देख रहे हैं, आप एक पैटर्न समझ पाएंगे कि कैसे जो 20 क्वेश्चन मैथमेटिकल रहेंगे और 10 क्वेश्चन पेडागोजिकल रहेंगे, वो उसका एक बंच आप एक साथ आज सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। और आगे की भी 2-3 क्लासेस जो भी अब मेरी होगी, सारी जो है वो क्वेश्चन पेपर से ही संबंधित होगी, क्योंकि भिन्न का एक टॉपिक बचा है। अगर आप सभी मैसेज में करेंगे कि भिन्न अलग से पढ़ाओ तो उसका भले मैं एक क्लास अलग लूंगी, लेकिन बाकी सभी क्लासेस मेरे
हर साल के अलग अलग प्रश्न पत्र पर होगी। आप बल्कि मुझे भेज दीजिएगा, अगर आपके पास 24-25 या 25-26 का क्वेश्चन पेपर होगा तो आप भेज दीजिएगा मुझे। चलिए इसको समझते हैं। और सबसे बड़ा दुख मुझे आज ये है कि मैं एनिमेशन इसमें कर नहीं पाई हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर आपको आंसर जो है ना वो एक साथ दिखेगा, लेकिन आपको समझना है अगर इसको अच्छे से, तो आप स्टेप बाय स्टेप पे फोकस करिएगा। मैं जहां पर बता रही हूँ आप अपना ध्यान वहीं पर रखिएगा। क्या होता है जब हमको पूरा आंसर एक साथ दिखता है ना, तो हम सीधा ना सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, और उस हड़बड़ी में फिर क्या है, जो प्रोसेस हो रहा है वो हम कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप सभी एडजस्ट करिएगा, उसके लिए मैं सॉरी भी कहती हूँ। यहाँ पर इसका सही उत्तर तो आपने सुन लिया है, 8:05। ये आया कैसा, हम कैसे, और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी क्या वहां रणनीति होनी चाहिए, हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहला जो मेरा बेस्ट ट्रिक मैं मानती हूँ मैथ्स के लिए, हमेशा प्रॉब्लम्स को आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़िए। हमेशा प्रॉब्लम्स को आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड करिए। जब आप प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं और प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके एक एक स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते हैं, तो मैथ्स मुझे लगता है कि 90% तो हम उसमें जीत ही जाते हैं। अगर आप इस पूरे प्रश्न को 4 लाइन को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे और एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। लेकिन आप एक एक स्टेप बढ़िए आगे, क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है, आपको क्या प्राप्त करना है, और आप कैसे एक गिवन टर्म से आप कैसे जो फाइंडिंग है आपकी वहां तक पहुंच सकते हैं। ये अगर कोई बच्चा समझ जाए, ये अगर कोई व्यक्ति समझ जाए, तो मुझे लगता है कि मैथ्स कभी उसके लिए कठिन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे सुबह वो टाइम से वो 15 मिनट पहले पहुंची। यानी आप सिर्फ अभी इसी लाइन को फोकस करिए, बाकी की 3 लाइन आप मुन लीजिए उसके लिए। तो वहां पर आप बताइए अस्मिता कितने बजे वहां पर पहुंची। अस्मिता 15 मिनट पहले पहुंची है ना। तो बस इसको अभी आप सॉल्व करिए, जो मैं डिवाइड करने की बात कर रही हूँ ना प्रॉब्लम को, ऐसा, हाँ बिल्कुल 8:15। ये देखिए यहाँ पर देखिए, अस्मिता के पहुंचने का समय वो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई थी। तो वो कितने बजे पहुंच गई थी, 8:15। अब आप फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, आपने एक स्टेप कर लिया, अब आप फिर से पढ़िए। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, और उसके बाद एक और रिलेटेड सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। यहाँ पे 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसका जो साथी था, जो उसका बैचमेट था, वो एक तो आधा घंटा वह अपने सहकर्मी से वो पहले पहुंच गई थी, कौन, अस्मिता, ठीक है। यानी अस्मिता से वो आधा घंटा बाद पहुंचा है उसका सहकर्मी, और आधा घंटा बाद पहुंचा है, और वो 40 मिनट देर से पहुंचा है गोष्ठी चालू होने के पहले। तो उसका स्टेप देखिए आप, कैसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो हमने अस्मिता का समय निकाला कि वो पहुंच गई है 8:15 पे। अब उसका जो सहकर्मी है वो कब पहुंचा है, अस्मिता के पहुंचने से आधा घंटा लेट पहुंचा है। अस्मिता के पहुंचने के आधा घंटा वो लेट पहुंचा है। तो अस्मिता कब पहुंची है, 8:15 को, और उससे वो आधा मिनट लेट हुआ है, यानी उसके बाद पहुंचा है वो। यानी वो कितने बजे पहुंचा है, 8:45 पे पहुंचा है। अब आप उसके दूसरे सेंटेंस को जोड़िए कि वो 40 मिनट देर से पहुंचा है, जो भी टाइमिंग थी उस गोष्ठी की, उससे वो 40 मिनट देरी से पहुंचा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 8:45 में वो पहुंचा है, और वो 40 मिनट्स लेट था, यानी उसको 40 मिनट पहले पहुंच जाना था। इसलिए आप क्या करेंगे, गोष्ठी का टाइम निकालने के लिए -40 मिनट करेंगे, ठीक है। पहले अस्मिता का आपने टाइम निकाला, उसके बाद सहकर्मी के पहुंचने का समय आप अस्मिता के टाइम से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो अस्मिता से आधा घंटा बाद पहुंचा था। तो अस्मिता 8:15 में पहुंची थी, तो वो पहुंचा 8:45 में। अब चूंकि वो 40 मिनट देर से पहुंचा था, उसको 40 मिनट पहले पहुंच जाना था, तो वहां पर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और आपका एग्जैक्ट टाइम आ गया 8:05। तो कठिन कुछ नहीं होता साथियों, कठिन कुछ भी नहीं होता, केवल स्टेप बाय स्टेप आप एक एक सेंटेंस को पढ़िए, उसको समझिए, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मुझे बहुत दुख है कि मैं आज एनिमेशन नहीं कर पाई, बहुत जरूरी था इसमें, लेकिन मतलब मैं सच बता रही, बहुत ज्यादा टाइम का शॉर्टेज था, हो नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इससे समझ में आ रहा है ना आपको,
एक साथ दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना आंसर? चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 30 क्वेश्चन करने हैं हमको 1.5 घंटे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, मैं आपको समझा रही हूँ, तो वो वैसा स्पीड नहीं आएगा ना, मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। लेकिन जो मैं बीच बीच में क्लास के टिप्स दूंगी आप उसको जरूर नोट डाउन करिएगा, है ना। तो वो उससे आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको पेपर के समय वो सभी बातें जब याद आएंगी तो फायदा मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं आपके सभी सभी साथियों के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए फिर से बहुत घुमा घुमा के पूछता है, सीजी टेट तो और ही बहुत मतलब बहुत इस बार बहुत लेंदी कर दिया था क्वेश्चन जो मैंने देखा है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं वही बोलूंगी, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए, प्रॉब्लम्स को आप डिवाइड करिए। जितना आपका सब डिविजन होगा प्रॉब्लम का, आप उतना आसानी से सही आंसर तक पहुंचेंगे। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। अब 100 का आधा क्या है? 100 का आधा क्या है? 50। ये रोशन जी को ना अभी मैं क्लास से वो करूंगी सारे आंसर पहले लिखते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या 100 के आधे से अधिक है ना। तो 100 का आधा क्या होता है? 50। यानी ये जो संख्या है वो 50 से अधिक होगी, ये आपको पता चल गया। एक हिंट मिला ना, एक स्टेप से आपको एक हिंट मिला। अब आप ये ऑप्शंस को भी देखते रहिएगा, आपका जो हिंट है वो कौन से ऑप्शन पर सही बैठ रहा है ये भी आपको चेक करना है। कई बार दो ही सेंटेंस में आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते ऑप्शन पे, और हम क्या करते हैं पूरा 5 सेंटेंस पढ़ने लगते हैं, तो टाइम वेस्ट है कि नहीं। तो ये भी एक टिप है, हर बार हर सेंटेंस को पढ़ के आप एक बार ऑप्शन को जरूर देखिए कि अब इसमें से क्या क्या कट गया। तो क्या बोल रहा है? एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, तो 100 का आधा क्या होता है? 50, यानी 50 से ज्यादा है, तो ये चारों ही ऑप्शन 50 से ज्यादा है। तो ये चारों ऑप्शन अभी है ना एप्लीकेबल, कोई हटे नहीं है, ठीक है। अब है यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। 6 दहाई यानी 60, 6 दहाई यानी 60 और 8 दहाई यानी 80। यानी ये जो संख्या है वो 60 से ज्यादा है और 80 से कम है। अब देखिए अब इस ऑप्शन में से आप क्या क्या हटा सकते हैं बताइए? 60 से ज्यादा है और 80 से कम है, कौन सा हटा दूं? 54 वाला हटा दूं ना? 54 कट गया ना हमारा, है ना। तो वो बोलते हैं ना कि वो एक एक हमारा जो वो है वो कटते जाएगा, तो हम और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे कि हाँ हमारा आंसर सही है ना। तो 60 और 80 के बीच है। तो ये बाकी जो तीनों ऑप्शन है 63, 72 और 81, 81 भी मुझे लगता है काटना है, क्योंकि क्या है ये 8 दहाई से कम है, तो हमारा चौथा ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। बचे क्या क्या? 72 और 63। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो दहाई का अंक देखिए 7 है, ये 7 है। अब देखिए इकाई के अंक का डबल है क्या ये? 7 तो 3.5 का डबल होता है, ये तो 2 है। और ये वाला जो ऑप्शन है 6 जो है, इसमें जो दहाई है वो इस इकाई का डबल है, 3 का डबल 6। तो यहाँ पर आ गया हमारा राइट ऑप्शन 63, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, क्वेश्चन बड़ा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन देखिए एक एक स्टेप हम करके आगे बढ़ते गए तो वो सारे क्वेश्चन भी हमको इजी लगे, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है ये वाले क्वेश्चन में? सबको क्लियर है? ओके। तो एक एक स्टेप आप आगे बढ़िएगा, एक एक स्टेप करिए, बार बार ऑप्शंस को देखिए। ये भी मेरा एक वो है, ट्रिक है जो मैं बता रही हूँ। ये सारी चीजें भले छोटी चीजें, आप सोचेंगे मैडम तो छोटी छोटी चीजें बता रही है, सब हमको पता है, लेकिन यही सब चीजें मिस होती है और हमारा आंसर गलत होता है हड़बड़ी में, ठीक है। ओके रिपीट करूं? अच्छा, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, 100 का आधा यानी 50, 50 से अधिक है। 6 दहाई और 8 दहाई से कम है ये संख्या। 6 दहाई मतलब 6 दहाई मतलब 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 ये हो गया आपका 6 दहाई। और 8 दहाई यानी 8 इंटू 10 यानी कि 80। तो ये जो संख्या है वो 6 दहाई से अधिक है, 60 से ज्यादा है और 80 से कम है। तो हमने 54 और 81 को हटा दिया, क्योंकि 6 60 से ज्यादा है क्या? 54 नहीं है, 60 से छोटा है ना। और जो है 8 दहाई से कम है, ठीक है। हाँ पुराना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा रोशन जी, अच्छी बात है ना।
तो यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे 72 और 63। अब इसमें बोल रहा है इसमें जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से दुगना है, तो दोनों ऑप्शन का आप चेक करिए। इकाई किसको बोलते हैं, ये जो राइट हैंड साइड में है ये क्या है, 72 में इकाई कौन सा है, 72 में इकाई कौन सा है, 2। ये इकाई होता है और ये होता है दहाई। उसके बाद सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, है ना। तो हमने देखा कि जो ऑप्शन बी है 63, उसमें जो इकाई है 3, उसका जो दहाई है वो उस इकाई का डबल है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सही उत्तर हो गया ऑप्शन 2 यानी कि 63। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अब हम ये, इसका मैंने स्टेप बाय स्टेप भी लिखा था, लेकिन ये कोई उतना मतलब नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो वहीं पे समझ आ रहा था, लेकिन चूंकि आप लोग बाद में भी कई साथी इसको देखेंगे तो मैंने इसमें स्टेप डाल दिया है। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैंने उसको सॉल्यूशन का स्टेप डाला है आपके आगे की तैयारी के लिए। हो सकता है जब आप आगे देखें आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आए, तो आप इस पीपीटी को देख लीजिएगा सॉल्यूशन वाला पार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है, हम 30वें में से 5वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की, ये सब आया हुआ है ना, ये मेरे बनाए क्वेश्चन नहीं है, ये सब सीटेट में आए हुए हैं 2021 में। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट 15 रुपए 50 पैसे का है, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपए का है, स्केच पेन का पैकेट 22 रुपए 50 पैसे का है, कैंची की कीमत 17 रुपए है, रबड़ की कीमत 2 रुपए, चमकीले कागज की शीट 2.5 रुपए, सजावटी स्टिकर का पैकेट 5 रुपए। और ये तो रेट हो गया है ना चीजों का। अब सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन लिया, 2 पैकेट, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर को नहीं बनेगा, सारे लोग सामान खरीदने जाते हैं साड़ी सूट खरीदने जाते हैं, राशन का सामान लेने जाते हैं, तो यही तो हम करते हैं, क्या करते हैं, है ना। ये तो है हमारे जो दैनिक जीवन में गणित तो यही है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सोहेल ने क्या क्या खरीदा, एक पैकेट क्रेयॉन, यानी हमको क्या करना है, 15-50 को जोड़ते जाना है ना, क्योंकि उसने कितना भुगतान करना है ऐसा लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, उसने ये चीजें खरीदी, उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी उसने कितना पैसा पे किया। तो उसके लिए क्या करोगे, आप सबका जोड़ोगे ना। एक पैकेट क्रेयॉन की कीमत कितनी हो गई, 15-50, ठीक है। अब 2 पैकेट पेंसिल, पेंसिल कहाँ है, 14 रुपए, लेकिन यहाँ पे उसने 2 पैकेट खरीदे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 28 रुपए। ठीक है, इसके बाद है हमारा एक पैकेट स्केच पेन, कितने का है, 22.50 का है। ये 28 को जोड़ेंगे ना, 15-50 को जोड़ेंगे, 28 को जोड़ेंगे, 22-50 को जोड़ेंगे। एक कैंची, कैंची की कीमत कितनी है, 17 है। चमकीले कागज की 5 शीट, चमकीले कागज की कीमत है 2.5 रुपए, तो इसको हम गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12.5 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12.5 रुपए, ये आ गया आपका। और उसके बाद है आपका, इतनी चीजें उसने खरीदी, अब उसको क्या करना है, जो जो आपका टोटल आया है उन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। बस ध्यान में रखना है, हम जल्दी जल्दी करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, तो कई बार प्लस माइनस में ही हमसे मिस्टेक हो जाता है। लेकिन मेरा अगला टिप यही है आप सभी के लिए, ये जो ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, जो हम एकदम 100% गारंटी हमको कि ये तो सही होगा ही हमसे, ऐसे क्वेश्चंस को ना, मतलब आप क्या बोलते हैं, 2 बार चेक करके ही उसका आंसर वो करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए। सजावटी चमकीले कागज की 5 शीट और एक पैकेट सजावटी स्टिकर, हाँ ये 5 रुपए को और जोड़ेंगे। यहाँ देख लेते हैं, मैंने तो उसका सॉल्यूशन रखा है आगे, ये देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.50 का है, पेंसिल का 2 पैकेट, इसलिए 2 से गुणा किया है 14 का, स्केच पेन का एक पैकेट है तो 22.50 इंटू 1, कैंची भी उसने एक खरीदी तो 17 इंटू 1, चमकीले कागज उसने 5 खरीदे इसलिए 2.5 इंटू 5, और सजावटी स्टिकर उसने एक खरीदा है तो 5 इंटू 1। सब चीज का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में बना दिया, और सबको आखिरी में क्या कर लेना है, आपको जोड़ लेना है, और आपका राइट आंसर आ गया 100 रुपए 50 पैसे। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए ना, लगता है ना। और मान लीजिए हड़बड़ी में एक इधर का उधर हो गया और आप अगर इसको गलत करके आए, सोचिए मेरे तो आंख से आंसू आ जाएगा कि जो मेरे से बनना चाहिए था, कम से कम ये तो हो जाना चाहिए था ना। लेकिन हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, हमसे इधर इधर उधर प्लस माइनस संक्रियाएं हमसे बिगड़ जाती हैं, ये गलती मत करिएगा। जिसमें आप एकदम 100% श्योर है उसको आप एक बार और दोबारा चेक करके तब आप आंसर को
टिक करिएगा। तो ये भी मेरा एक टिप था। चलते हैं अब क्वेश्चन 6 की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर, ये 24 आवर वाला क्लॉक है, इसमें दोनों है मैम, पेपर 1 पेपर 2, इसमें प्राइमरी के भी क्वेश्चंस हैं और मिडिल के भी हैं, आप देखिएगा। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती कि जो 24 आवर क्लॉक आता है ना, तो सबसे मुश्किल यही होता है कि हमारा जो आदत है वो 12 आवर क्लॉक का ज्यादा है, और जब हम रेलवे में यात्रा करते हैं ना, तो ये 24 आवर वाले क्लॉक के कारण कई बार कई लोगों की ट्रेन भी छूटती है। तो ये प्रॉब्लम है इसमें, तो इसमें भी हड़बड़ी नहीं करना है, ये भी आपसे जरूर बनेगा, बस आपको आराम से 2 बार चेक करके इसको करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को मैं ये कहूंगी कि आप पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करिए। यहाँ पर जर्नी कितने दिन की है? 3 दिन की। कितने दिन की जर्नी है? 3 दिन की। तो आप इसको 3 पार्ट में सॉल्व करिए, ठीक है, आपसे कभी गलती नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हो सकती है गलती, लेकिन अगर आप 3 पार्ट में इसको तोड़ के करेंगे सॉल्व, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है, ठीक है, 29 घंटे 35 मिनट। कैसे आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। 30 मई को जो गाड़ी है वो 11:40 को छूटती है, ये लिखा है ना, 11:40 घंटे पर चलती है, यानी 11:40 को छूट रही है, और वो मुंबई को 1 जून को पहुंच रही है, यानी 31 मई पूरा ट्रेन चला है। 30 मई के बाद क्या आता है? 31 मई। और यहीं पे गड़बड़ी होती है, ये 30 और 1 वाला बहुत क्वेश्चन देते हैं ये लोग, क्योंकि 30 का महीना है कि 31 का महीना है, इसमें कई बार हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मई को भी गाड़ी चली है, 31 मई को भी गाड़ी चली है, और 1 जून को भी गाड़ी चली है। तो हमको तीनों को लिखना है, किस दिन कितनी गाड़ी चली, और तीनों को लास्ट में हमको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना। चलिए देखते हैं इसमें। पहले दिन 30 मई को क्या हुआ, 11:40 पे गाड़ी चली, और वो रात को 12 बजे तक हमने उस दिन का बस काउंट किया है। तो रात को 12 बजे तक कितना होगा? 20 ही मिनट बचा ना। 11:40 से रात 12 तक कितना होता है? 20 मिनट। अब 31 मई को पूरे दिन भर गाड़ी चली, क्योंकि गाड़ी कब पहुंची? 1 जून को पहुंची। तो 31 मई को गाड़ी पूरे 24 घंटे चली, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 24 घंटे। उसके बाद 1 जून को गाड़ी जो है वो शाम को 5:15 पे पहुंची। तो कितने बजे, सुबह 5:15 पे पहुंची। तो रात को 12 से सुबह 5:15 तक कितना टाइम हो गया? 5 घंटा 15 मिनट। तो ये मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया तीनों, 3 डेज का जो ड्यूरेशन है मैंने उसको डिवाइड कर दिया, और अब मैं लास्ट में जब उसको जोड़ूंगी तो मेरे से कभी भी गलती नहीं होगी। लेकिन जब हम उसको ऐसा करते हैं, मौखिक करते हैं या दिमाग में इस तरह से रख के करते हैं, तो कई बार कुछ चीजें स्किप होती है। तो मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगी, आप इसको हमेशा रिटन फॉर्म में करें। रिटन फॉर्म में करने से कुछ मिस होने की गलती संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, वहां पे रफ प्लेस होता है, रफ जगह होती है, वहां पर आप जरूर लिखें और फिर उसको करें, इसमें आपकी गलती नहीं होगी। जब हम ऐसे करते हैं ना, हाँ इतने में इतना, 1 घंटा 11:20 ये वो, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होते हैं हम उस समय। हमको ऐसा लगता है टाइम इज रनिंग, हमको इतने सारे और करने हैं, हमसे तो पेडागोजी नहीं बन रहा, हमसे तो हिंदी नहीं बन रहा, ये बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती। तो लिख के हमेशा करें, ये भी मेरा एक टिप है आप सभी को। तो ये 29 घंटे 35 मिनट कैसे आए, आपको क्लियर है ना? किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन 7 है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। फिर देखिए, मैं फिर से वही बोलूंगी, डरिएगा मत इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। ये सब प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन है। सोचिए, प्लेस वैल्यू तो दूसरी तीसरी के बच्चे को भी बनता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहीं तक दिया इस क्वेश्चन में, 10,000वें स्थान तक। तो क्या नहीं बनता है? हमसे बनता है। लेकिन ये जो बनावट ऐसी ना प्रश्न की, तो वो पहले ही देख के अरे 100वां स्थान, 1000वां स्थान, बाप रे, छोड़ो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये होता है कई बार, लेकिन नहीं छोड़ना है।
ऐसे अगर आप देख देख के छोड़ते गए ना तो सारे ही क्वेश्चन कठिन लगेंगे, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पेपर में कठिन ही देखा है। भले ही जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो बहुत से इजी क्वेश्चंस भी लेते हैं, तो कई लोग सोचते हैं इजी आएगा, ऐसा नहीं है इजी, लेकिन घुमा के दिया है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिया है। तो काम माइंड से आप आराम से स्टेप बाय स्टेप उसको करिएगा, ठीक है। अब पढ़ती हूं मैं इसको। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो वो संख्या क्या होगी? बाप रे, किसने बनाया भगवान जाने क्वेश्चन। डरना नहीं है अमरदीप मैम। मैं बता रही हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए, अरे हम सब मैथमेटिशियंस है, सब कर लेंगे, देखिएगा आप। अभी मैं इसको आपको बताती हूँ इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन का ट्रिक देखिए, हमेशा स्थानीय मान के स्थान को आप लिख लीजिए ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहला मेरा टिप, आप ये लिख लीजिए, वो जो होता है ना इकाई, यूनिट, है ना, इकाई, फिर वंस, टेंस जो नहीं होता ये वो है, वंस, टेंस, 100, 1000, और ये हो गया आपका 10,000। ये जो इससे करेगा ना उसको कभी ये क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा। मैंने हमेशा बोला है आप क्वेश्चन को लिख के करिए, ठीक है। ए आंसर भी आ गया है, देखते हैं क्या आंसर। ए ही है आंसर। अब आया कैसे आंसर, ठीक है। तो टिप जान गए ना, ये जरूर लिख लीजिए आप, स्थानीय मान के अलग अलग स्थान, ठीक है। अब स्थानीय मान के स्थान लिख लिए हैं, अब देखते हैं, मैंने इसका सॉल्यूशन तो करके रखा है। अब देखिए दूसरा मेरा टिप ये है कि इसमें देखिए सब स्थान के लिए कोई ना कोई क्लू दिया है ना। 100वें स्थान का अंक, एक क्लू हो गया, 100वें स्थान का क्लू दिया है। और क्या दिया है? अंक 10,000वें, और 10वें स्थान का भी क्लू दिया है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3, और 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये 4 क्लू आपके पास है, ठीक है। आपके पास 4 क्लू है। इस 4 क्लू से आपको क्या लगता है कौन सा सबसे इजी है? आप बताइए। सबसे चारों में से जो इजी लगता है उसी को पहले करिए। देखिए एक भी प्लेस का हमको मिल गया ना, 2 प्लेस का भी, तो हमको आंसर मिल जाएगा। पूरा आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। कई बार 2 ही स्टेप में आ जाता है, ये सिर्फ डराने के लिए दे देता है इतना बड़ा क्वेश्चन। तो चलिए, मेरे को तो सबसे सरल इसमें लगता है 10वें स्थान का। मेरे को सबसे सरल लगा। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है कि नहीं? ये तो कठिन नहीं है। तो आप लिख दीजिए 10वें के स्थान पे क्या लिख दीजिए? 4, ठीक है। क्या लिख दीजिए आप? 4। और देखिए आप, इसी से ही आपका आंसर आ गया। कौन सा है? कौन सा आंसर है आपका? ए। करना पड़ा इतना सारा? अभी सब रोने का भेज रहे थे, हंसने का भेज रहे थे, है ना। अब भेजिए ना अंगूठा। कई बार हम ना उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, 15 मिनट अपना समय उसमें बर्बाद कर लेते हैं। हमको पता ही नहीं रहता है कि ये एक ही ट्रिक से, एक ही क्लू से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपने एक ट्रिक, अच्छा और बताइए, मान लीजिए इस पर आपका ध्यान नहीं जाता, चलिए ये तो मैंने बोला कि ये, और रोशन सर कौन सा बोल रहे थे? कौन सा? हाँ, इकाई वाला भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या, बताइए तो सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या, ऑड नंबर बताइए। क्या है? 9, है ना। अब यहाँ पर अगर आप ये वाले क्लू को लेते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 पूरा कटमट हो गया, और ऑप्शन नंबर 4 भी कटमट हो गया। 2 ऑप्शन चले गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब आप मान लीजिए, अब आपका ध्यान अगर ये वाले में गया, 10वें वाले में, तो आप फिर से पकड़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी रटा हुआ नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कोई भी, लेकिन इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन फिर भी बनाया है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कोई साथी क्रम से सॉल्व करे, और जो क्रम से सॉल्व करेगा ना उसको 20 मिनट लगेगा।
लेकिन उसके लिए भी मैंने बनाया है स्लाइड में, क्योंकि भाई अगर वो वैसे करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। गणित तो इसी, यही तो गणित की खासियत है, उसमें कोई वो ऑर्डर नहीं होता सॉल्व करने का। हम कैसे भी 1000 तरीके से उसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आ रही है, इसलिए मैं इसको प्रीफर करने बोल रही हूँ। नहीं तो मैं क्लासरूम में तो हर बच्चे को मैं बोलती हूँ आप अपने तरीके से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया ना कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये देख लेते हैं कि इसको कैसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कैसे करेंगे। ये मैं बोल रही थी कि इकाई, दहाई, हजार, 10,000, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये आप लिख लीजिए। तो क्या हो गया, क्या होगा आपको, ये जो इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पर आप फिट करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप फिट करते जाएंगे आप अपने सही आंसर तक पहुंचते जाएंगे। यहाँ इसको मैं एक्सप्लेन करूं क्या, कि ये आप समझ जाएंगे देख के, ये एक्सप्लेन करूं मैं इसको, समझ जाएंगे ना। ये मैंने लिख दिया है पूरा, ठीक है। तो इस पे हम नहीं टाइम देते, 6:45 हो गया है क्योंकि, ठीक है। अच्छा क्लियर करूं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो मैंने इकाई वाला बोला था ये तो वही है, 9 सबसे बड़ी विषम संख्या, ये क्लियर है। 10वें में मैंने क्या बोला था कि 2 का वर्ग होगा, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग होगा। 1000वें स्थान में क्या बोला है, क्वेश्चन में देख लीजिए, पीछे फिर चले जाइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1000वें में, कहाँ है 1000वां, 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 1000वें स्थान का देखिए, एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7। अगर हम एक अंक की देखें, 9 तक देखें, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7। ये जो तीनों जो ट्रिक है ना, ये जो तीनों हिंट दिए हैं ना, सबसे इजी हिंट है, आप इसी को पकड़िए। और बाकी वो जो 2/3 है सैकड़े का, यहाँ पे क्या बोल रहा है 1000 वाला, सैकड़े का 2/3 है। 10,000 वाला क्या बोल रहा है, 10,000 वाला कि वो जो है क्वेश्चन, एक मिनट, क्या बोल रहा है 10,000वां वाला, एक अंक वाली 10वें स्थान का, कैसे नहीं दिख रहा है मुझे 10,000वां वाला, अच्छा ये है, यहाँ पे है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, 100वें स्थान का अंक यानी 100 वाला जो नंबर होगा वो 10,000वें स्थान का 3/4 है। तो ये वाला देखिए, ये इक्वेशन बन रहा है, ये जो है ना, ये 100 इक्वल टू 3/4 ऑफ 10,000, 100 इक्वल टू 3/4 ऑफ 10,000, 10,000वें का 3/4 है, 100वां जो हिस्सा है वो 10,000वें का 3/4 है। तो हमारा 100 आ गया है 6, तो हमने 100 की जगह क्या रख दिया, 6 रख दिया। और 10,000वां तो हमको पता नहीं है, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे, जो 4 है वो 6 से गुणा हो जाएगा, 6 चौक 24, और ये जो 3 है वो 24 से भाग हो जाएगा, 24 में 3 का भाग होता है तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पर यही मैं बोल रही हूँ, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। आप एक दो जो सिंपल हिंट दिए हैं आप उसको पकड़िए, और आप अपने जो आपका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है, आप वहां तक आसानी से पहुंच जाएंगे, आपका समय भी बचेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो जल्दी आपको करने का वो है। संतोषी मैडम बोल रही फिर से समझाइए, मुझे लग रहा है कि हम 7वें क्वेश्चन में पहुंचे हैं, कैसे होगा 30 क्वेश्चन। यहाँ पर मैडम आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर पूरी चीजें जो है वो दी है कि जो 100वां स्थान का अंक है वो 10,000वें स्थान के अंक के 3/4, और क्या बोल रहा है 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी अंक वाली विषम, ये सारी चीजें आपकी दी गई है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको सबको इक्वेशन के रूप में रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा और इसको आप एक नहीं तो फिर संतोषी मैडम एक काम करिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है आप मुझसे व्हाट्सएप में आप अलग से और बात कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको पूरे 30 क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है घूमे घूमे, ठीक है, टाइम लगेगा।
तो ठीक है ना मैम, आप मुझसे और व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 हम चलते हैं। 17,863 पाने के लिए 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। ये इजी है, ये इजी है ना, ये इजी है, ठीक है। 17,863 पाने के लिए इन तीनों का योग में से क्या घटाना होगा। हमको घटाना किससे है, योग से घटाना है। क्या घटाना है नहीं पता, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड करिए, ये तीनों को क्या करना है हमको, 8,008, 8,088 और 8,808 को क्या करना है आपको, जोड़ना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसके योग, जो भी इसका योग आएगा उसमें से क्या घटाएं। हमको नहीं पता कि क्या घटाएं, हमको नहीं पता कि क्या घटाएं, लेकिन हमको मिलेगा क्या, वो हमको पता है। क्या मिलेगा, 17,883 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, 17,883। अब इसका योगफल कितना आया, किए क्या आप लोग, जोड़ें क्या। यहाँ पे जो भी इसका योगफल आएगा आप इसको यहाँ पे लिखिएगा और माइनस करिएगा किससे, ये हमारा x है मान लीजिए, क्या है ये हमारा, हमको पता नहीं है ये कि क्या घटाना है, तो ये क्या है हमारा, जो हमको वांछित संख्या चाहिए वो है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये फाइंड आउट करने के लिए इसको हम उस तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये नंबर तो यहीं पे रहेगा, ये जो योगफल आएगा वो यहीं पे रहेगा, और ये 17,000 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन, पहले तो आंसर बताती हूँ, 7,041 है। यहाँ पर आप देखिए, इसमें यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमने तीनों संख्या को जोड़ा तो क्या आया, 24,904 आया, ठीक है। हमने जोड़ा तो क्या आया, 24,904। अब हमको क्या चाहिए, 17,883 चाहिए। हम कैसे निकालेंगे, ये जो योगफल है इसमें से हम ये जो वांछित संख्या मतलब x से समझ लीजिए, यही क्वेश्चन मार्क जो मैंने बनाया था यही है कि इस योगफल से मैं क्या घटाऊं कि मुझे क्या मिल जाए, क्या मिल जाए मुझे, क्या मिल जाए, 7,041 मिल जाए, ठीक है। तो 24,904 जो है वो क्या आया, हमारा योगफल आया है। इसमें से हम 17,863 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर, 7,041। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। 17,863 पाने के लिए हमको उत्तर में क्या लाना है, 17,863, और योगफल हमारा जो भी आएगा अगर उसमें से भी आप 17,863 को घटाएंगे तो आप जो भी यहां घटाएंगे वही चीज यहां पर भी। एक मिनट, इसको ऐसे समझिए, यहां पर कोई नंबर है मान लीजिए, इसमें से आप किसी चीज को घटाते हैं तो क्या आता है आपका, कोई दूसरा नंबर आएगा। अब इसी नंबर से अगर आप इसको घटाएंगे, ये वाले नंबर को घटाएंगे और इसको उधर भेजेंगे तो भी तो हमारा इक्वेशन वही बनेगा ना। समझ पा रहे हैं ना, जो हमको चाहिए, समझ पा रहे हैं आप। इसमें आप छोटे नंबर बैठा के देखिएगा, छोटे नंबर, अगर मैं 10 में से 4 घटाऊंगी तो 6 आएगा, 10 में से 6 घटाऊंगी तो भी तो 4 आएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसे समझिए आप इस क्वेश्चन को। और जब हम इस तरह से छोटे क्वेश्चंस, छोटे नंबर डाल के किसी क्वेश्चन में फिट करते हैं ना, तो वो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम से स्ट्राइक करता है, क्योंकि हम ओरली उसको सॉल्व कर पाते हैं, ओरली सॉल्व कर पाते। जैसे अभी मैंने बोला 10 में से 4 घटाएंगे तो भी 6 आएगा, और 10 में से 6 घटाएंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पर ये जो योगफल है ये कॉमन रहेगा, योगफल से ही घटाना है हमको। यहाँ पे लिखा है ना, के योग में से क्या घटाएं, के योग में से क्या घटाएं। अब क्या घटाएं ये नहीं पता था, तो हमने क्या किया, ये जो 17,863 है उसको घटा दिया, तो हमको मिल गया कि क्या घटाएं। समझ में समझा पा रही हूं क्या मैं, कि कंफ्यूज कर दे रही हूं? कोई कंफ्यूज है तो मुझे जरूर टेक्स्ट करें। समझ गए, ओके, वेरी गुड, ठीक है, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मैं बहुत कठिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बता ले रही हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दे रही हूँ, ऐसा भी होता है कई बार। चलिए क्वेश्चन 9, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है, ठीक है। 16 लीटर की एक धारिता वाली बाल्टी है जो पूरी पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा, मग के से
50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, एक मग्गा है, उस मग्गे में क्या करते हैं, उस मग्गे को 50 बार जब उस बाल्टी से पानी निकालते हैं तो वो छोटे छोटे बर्तनों में वो पानी आ पाता है। तो अब आप बताइए कि मग की धारिता क्या है, उस मग में कितना पानी आता है जिससे हम 16 लीटर पानी को 50 बार बार निकाल रहे। 16 लीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस क्वेश्चन में 16 लीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 50 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, मग्गे की धारिता आ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है आपका 320 मिलीलीटर। और ये कैसे आया है एक बार यहाँ पर देख लीजिए स्लाइड में। हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। देखिए यहाँ पर आपको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है ना, क्योंकि हम छोटे मग्गे की बात कर रहे हैं। और तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, आप 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से नहीं होगा ना, उसको 1 लीटर को पहले क्या करना पड़ेगा, हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर अगर 1000 मिलीलीटर होता है तो 16 लीटर कितना होगा, 16000 मिलीलीटर। अब इस 16000 मिलीलीटर पानी को हमको मग्गे से 50 बार में निकालना है। तो मग्गे से 50 बार क्योंकि निकाल रहे हैं, इसलिए हम 16000 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 50 से। और जब हम 16000 को 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा मग्गे की धारिता आ जा रही है। उस मग्गे में जो 50 बार पानी निकला ना, वो कितना कितना पानी निकला, एक मग्गा पानी 320 मिलीलीटर पानी निकला। और 320 मिलीलीटर पानी को जब हम 50 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16000। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो बेसिक छूट जाता है जो हमेशा, वो कन्वर्शन छूट जाता है। लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कई बार हम हड़बड़ी में मिस कर जाते हैं। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ उस टाइम दिमाग काम नहीं करता, सही बोल रहे हैं, लेकिन इस बार करना है भाई, बहुत सारा मेहनत कराए हैं करना है, सबको 90 लाना है। कैसे लाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लाना है। ठीक है, अब वो डेविड जी तो आंसर ही नहीं दे रहे हैं। आप रोशन जी चले गए क्या क्लास से। चलिए क्वेश्चन 10। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए हमारा है। अच्छा आप आंसर नहीं दे रहे, गुस्सा हो गए क्या। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, देखिए फिर वही घुमावदार क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलूंगी, आराम से क्या करें, 9 क्वेश्चन को शो करूं फिर से, मैं भेज दूंगी ना मैम, पीपीटी भेज दूंगी, देख लीजिए। चलिए ये लीजिए देखिए, ठीक है, ओके। चलिए ये 10वां क्वेश्चन है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए। देखिए फिर मैं इसको बोलूंगी, डिवाइड करके करिएगा इस क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में। पहला 2 किलोमीटर 50 रुपए भाड़ा, उसके बाद जितना भी किलोमीटर बचा, मुझे नहीं इसमें नहीं दिया है ना कितना किलोमीटर बचा, लेकिन उसके बाद जितना भी किलोमीटर बचा उसमें 16 रुपए पर किलोमीटर का उसका भाड़ा जाता है। ठीक है कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो बनाते हैं ना पता नहीं कैसे बनाते हैं, वो 6C लगा देते हैं इसमें। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया। अब आप बताइए कि उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बता पाएंगे, हमको सिर्फ अभी 2 ही किलोमीटर पता है कि 2 किलोमीटर तो है, 2 किलोमीटर से तो कम तो नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद उसने 16 रुपए दिया है प्रति किलोमीटर का भाड़ा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, फिर मैं बोलूंगी स्टेप बाय स्टेप, समझिए। इसका आंसर है 15 किलोमीटर। कैसे 15 किलोमीटर आएगा ये देखते हैं। पहले 2 किलोमीटर का किराया कितना है, 50 रुपए। बचा हुआ किराया आप देखिए 258 टोटल किराया था, दिया ना उसने 200, ये क्वेश्चन में देखिए 258 रुपए किराया दिया, यहां दिख रहा है ना आपको ये क्वेश्चन, उसने कितना दिया, 258 रुपए किराया दिया। अब इस 258 रुपए से वो 50 रुपए तो 2 किलोमीटर का दे चुकी है ना, तो ये समझ में आ रहा है कि बाकी पैसा उसका कितना हुआ, 208 रुपए बचा। ठीक है, 2 किलोमीटर का किराया उसने 50 दिया, बाकी किलोमीटर कितना है, बाकी पैसा कितना है, 208 रुपए। तो 208 रुपए को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बाकी बचे किलोमीटर को वो 16 रुपए प्रति किलोमीटर की टैरिफ से उसने पैसा चुकाया है। तो हम 208 किलोमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 16 से कर देंगे, और हमारा आ गया 13 किलोमीटर। तो पहले का 2 किलोमीटर जो उसने 50 रुपए दिया था,
और बाद का ये 13 किलोमीटर, तो 13 और 2 15 किलोमीटर, उसका टोटल आंसर आ गया 15 किलोमीटर। क्लियर है? कुछ कठिन नहीं है, मैं बार बार बोलूंगी, कठिन नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। बस ये देखिए जो मैंने स्टेप से सॉल्व किया है ना, आप वैसे फॉलो करिएगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करिएगा, जो पता है, और हमको ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, ठीक है? देखने से कठिन लगता है, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं बता रही हूँ तो आसान लगता है, मैं भी होमवर्क दूंगी, ठीक है? आप लोग को अब होमवर्क देना पड़ेगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषय के अंक दर्शाती। देखिए ये सिर्फ टाइम टेकिंग क्वेश्चंस देते हैं ये लोग, टाइम आपका जाते जाए और आपका 10 क्वेश्चन छूट जाए। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब उनकी टेक्निक है पेपर बनाने वालों की। आप एक दो भी ऑप्शन को अगर सही जान जाते हैं, आप उससे आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसमें भी देखिए यही चीज हो रही है। इसमें मारिया और शहनाज दो बच्चों के अलग अलग विषयों के अंक दिए हुए हैं। अब इसमें 4 सेंटेंस दे दिया, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मारिया ने शहनाज से केवल 2, मतलब आपको उलझा के रख देगा, है ना? आपको उलझा के रख देगा, ऐसे ऐसे ऑप्शन रहता है, वही नहीं करना है। उसमें से जो सबसे आसान दिख रहा है ना, चारों में से कौन सा आसान लग रहा है बताइए तो, जो आप एकदम फट से कर लेंगे, कौन सा आसान? मुझे तो चौथा लग रहा है आसान, कि मुझे मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक जो है वो अगर मैं निकाल लूं तो मैं एक बार चेक कर सकती हूँ कि चौथा सही है कि नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करूं, दोनों का मैं टोटल कर लूं, क्योंकि मुझे तो चारों को चेक करना पड़ेगा ना। आप शुरू से करेंगे, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर हम क्रम को चेंज कर लेते हैं। जो आसान लग रहा है हम वहां से शुरू करते हैं, कठिन वाले को ये पहले दे देते हैं ये लोग, पहला और दूसरा देखिए कठिन है, और वहीं पे टीचर उसको छोड़ देता है, आगे प्रश्न में बढ़ जाता है। तो मेरा ट्रिक यही है, मेरा आपको टिप यही है कि आप सरल वाला ऑप्शन देखिए। इसमें से मुझे सबसे सरल वही लग रहा है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक। इसलिए देखिए अब दोनों का टोटल करिए, दोनों का टोटल आ गया 390। एक ही स्टेप में आप आंसर तक पहुंच गए, दोनों के कुल प्राप्तांक समान है। अब यहाँ देखिए ऑप्शंस को, बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है, जब आपका आंसर आ गया है तो सही। जब हमारे पास टाइम की कमी है, जब हमको आगे बढ़ना है, तो जो जहां पे हमारा एकदम परफेक्ट क्लिक हो गया कि राइट आंसर है, तो अब हमको दूसरे जो ऑप्शन है उसमें उलझना ही नहीं। तो यहाँ पर मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, ये जो चौथा ऑप्शन है। मैं और ये एक और टिप है कि इसमें से ये देखिएगा ना आप, सही कथन, इसको आप गोला कर लीजिएगा। गलत कथन पूछ रहा है कि सही कथन, इसमें भी बहुत लोग आप लोग गलती करते हैं। कई बार गलत पूछ रहा है, आप सही वाले को टिक करके जाते हैं। इसको आप लोग ना जब जाएंगे तो मुझे याद करिएगा, और सही या गलत उसको गोला करिएगा, ठीक है? गोले में कुछ बनाना है तो बना भी दीजिएगा, लेकिन इसको गोला करिएगा और तब फिर आप आंसर को करिएगा सॉल्व। सही कथन पूछ रहा है ना, सही कथन हमको तुरंत मिल गया, चौथा सही कथन है वो, तीनों दोनों के सेम मार्क्स है टोटल, तो हमको सही कथन मिल गया, तो क्यों फिर दिमाग वो करना। तो इस तरह से ये सब टेक्निक है। और हम ब्लेम करते हैं कि बहुत लंबा बना दिया, कुछ लंबा नहीं है, बाकी ऑप्शन तो देखने ही नहीं थे, क्यों देखे आप। चलिए क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय, मैं फिर बोल रही हूँ, क्या पूछ रहा है उसको गोला करिए। क्या पूछ रहा है? वांछनीय, मतलब क्या है वांछनीय? सही है, अच्छा चीज है कि बुरा चीज है? मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। वांछनीय मतलब क्या होता है? गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से अच्छी चीज है ना, कौन सी चीज अच्छी है इन चारों में? तो जो सबसे अच्छी है वो आपको टिक करना, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको गोला करिएगा। जब हम गोला नहीं करते ना, तो कई बार जो एक गलत दिखता है हम उसको टिक करके आ जाते। तो अच्छी कौन सी है देखिए। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, कभी नहीं। ओपन एंडेड तो हमेशा अच्छे होते हैं क्वेश्चन। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो बच्चे की थिंकिंग होती है, जो एक तार्किक वो होती है, उसको समझना प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। खुली पुस्तक ओपन बुक एग्जाम को तो अभी खुद प्रमोट कर रही है केंद्र। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, बिल्कुल बच्चों को बांधना नहीं चाहिए कि आप यही स्टेप करोगे। तो ये पहला भी गलत, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाए ना उसके सामने क्रॉस करते जाइए, तो गलत। ओपन एंडेड क्वेश्चन कभी खत्म नहीं करना है। अब मान लीजिए सेकंड में आपको डाउट है, मान लीजिए नहीं समझ आ रहा, अंतर्दर्शी का मतलब नहीं आया समझ में, तो मेरा टिप ये है आप तीसरे में जाइए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, बिल्कुल गलत।
विद्यार्थियों को क्या बताना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे हल करो? बिल्कुल नहीं, हर बच्चे का अपना करने का तरीका है। तो हमारा तो 3 गलत हो गया, तो हमारा मतलब ये जो छूटा हुआ है वही हमारा क्या है? सही है। तो सही उत्तर हमारा क्या है? संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को, इसका मतलब क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट्स की जो गहरी समझ है वो बच्चों में बननी चाहिए। ये ही राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो कभी भी ऐसे थोड़े से ना जो पेडागोजिकल वर्ड्स होते हैं ना बहुत कठिन होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो आप उसका इंग्लिश देख लीजिए, वहां आपको कॉन्सेप्ट दिखाई देगा इंग्लिश वाले में, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप बाकी ऑप्शंस को ट्राई करिए जिसमें से बाकी तीनों को आप जानते हैं, और जैसे हमने बाकी तीनों में क्रॉस लगाया तो हमारा जो बचा हुआ ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप जो पेडागोजी के क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन है, सही गलत वाले क्वेश्चन है, आप इस तरह से इस टेक्निक को अपनाकर करिएगा। चलिए क्वेश्चन 13, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा ये 4 प्रकार के क्वेश्चन एक टीचर दे रहा है, 4 प्रकार के क्वेश्चन है। पहला, उस रेक्टेंगल का एरिया बताइए जिसकी भुजा दी गई है और परिमाप दिया है। क्या बताना है? क्षेत्रफल। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए और आयतों के बारे में जो भी आपकी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। 4 दे दिए हैं। अब देखिए जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें 2 ही चीज फोकस किए जा रहे हैं। क्या आप फोकस कर रहे हैं? बंद सिरे वाले प्रश्न और मुक्त सिरे वाले प्रश्न। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन और जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जिसका वही उत्तर होगा, सारे बच्चों का उत्तर एक ही होगा। तो किसको अच्छा माना गया है? ओपन एंडेड क्वेश्चन को अच्छा माना गया, मुक्त सिरे वाले प्रश्न। अब आप ऑप्शंस में ये देखिए कि सारे आपके वही पूछ रहा है, ए बी बंद है, ए बी सी बंद है, ए बंद है, ए और सी बंद है, बी और डी मुक्त है। मतलब आपको क्या समझ में आया इससे? कि मेरे को चारों ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ये पता लगाना है कि इसमें से बंद कौन सा है और उसमें से मुक्त। ये आपका टेक्निक है इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है? चारों को पढ़िए, उसके सामने लिख दीजिए ओपन क्लोज्ड लिख दीजिए। आप देखिएगा 1 मिनट में आप सही ऑप्शन को वहां पर कर लेंगे। चलिए बताइए पहला वाला, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा, ये क्या है? ओपन है कि क्लोज्ड है? क्लोज्ड है। इसका एक ही क्वेश्चन एक ही आएगा ना बच्चों का, सभी का आंसर। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। ये क्या है? ओपन है, मुक्त है। बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे ग्रुप संख्याओं के। 0 से 8 के मध्य अभाज्य संख्या, तो 0 से 8 तो बच्चा वही बनाएगा ना, कहां से नया लाएगा? ये क्लोज्ड है। और चौथा, आयतों के बारे में आपकी जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, राधा मैडम बोलेगी कि इसका परिमाप ऐसा होता है, रोशन सर बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल ऐसा। तो हर बच्चा अपना अलग अलग बोल रहा है ना, तो ये भी क्या है? ओपन हो गया। तो देखिए पहला क्लोज्ड है, दूसरा ओपन है, तीसरा क्लोज्ड है, चौथा ओपन है। अब फटाक से देखिए, पहला बंद बंद का ज्यादा आ रहा ना हमारे ऑप्शंस में, तो बंद वाला कौन सा है? ए और सी। फट से देखिए, ए और सी बंद सिरे मिल गया आपको। ए और सी बंद सिरे एक ही में आपको मिल जा रहा है, बाकी किसी को आपको देखने की जरूरत नहीं। तो ये टेक्निक होती है। आप ऐसे आप क्वेश्चंस को आप नहीं तो फिर घूम के रह जाएंगे, ये करना क्या है, इसमें कैसे समझूं? इसी को देख रहे हैं और सी और डी को भी देख रहे हैं, मतलब क्या है सी डी का एक साथ देखने का? या तो आप क्लोज को देखिए या ओपन को, किस चीज की इसमें डिमांड है ऑप्शंस में, आपको ये चेक करना है और उसी पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये भी टिप है, ये तरीका है। और देखिएगा हर बार के क्वेश्चन पेपर में देखिएगा यही टेक्निक्स को वो करता है, बस क्वेश्चन बदल देता है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन दे दिया, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दे दिया, कल को कुछ और दे देगा। लेकिन टेक्निक ये है सॉल्व करने का, जो सॉल्व करने का टेक्निक है वो यही है। ठीक है, क्लियर है सभी लोग? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे मैंने उसका पूरा क्लैरिफिकेशन भी रखा है बाद में पढ़ने के लिए। बंद सिरे वाले प्रश्न क्या होते हैं? जिसका एक ही निश्चित उत्तर होता है। और मुक्त सिरे वाले प्रश्न जिसके कई उत्तर होते हैं। तो पहला क्या है? बंद सिरा, दूसरा मुक्त सिरा, तीसरा बंद सिरा, चौथा मुक्त सिरा। इसलिए जो ऑप्शन है ए और सी बंद सिरा वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग बाद में भी स्टडी कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन 14, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? फिर मेरा टिप यहाँ पे आपको है, क्या टिप है? ये न्यूनतम को बोला करिए।
ठीक है, न्यूनतम को पहले गुणा करिए, क्या सबसे कम क्या होना चाहिए, ये इस पर फोकस आपका होना चाहिए। अब करिए, फीडबैक की गुणवत्ता में वृद्धि, ये कम होना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, कम होना चाहिए क्या? इसका जो प्रभाव है, प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, इसका जो इफेक्ट है वो सबसे क्या होना चाहिए? कम होना, उसकी संभावना जो है वो सबसे कम है। बताओ, मूल्यांकन के परिणामों का के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, इसका कोई आंसर नहीं दे रहा है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, जो मूल्यांकन के जो परिणाम आते हैं ना, उससे बच्चों में क्या हम परिवर्तन ला सकते हैं उनके सीखने में। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, और छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल बता देना, वो जो है उसमें सीखने की, बच्चे की सीखने की संभावना सबसे कम। ठीक है, बाकी जो तीनों है वो बच्चे के फायदे के लिए, लेकिन सबसे कम जो है वो कौन सा है? छात्रों के गलत उत्तर को यदि हम पूरा उसका हल बता देते हैं तो वहां बच्चे की सीखने की संभावना सबसे कम है। यहां पर देख लीजिए इसका क्लैरिफिकेशन, 1, 2 और 3 तीनों अच्छे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फीडबैक भी अच्छा शिक्षण का ट्रिक है, असेसमेंट भी अच्छे शिक्षण का टेक्निक है, और कॉन्फिडेंस को समझना ये भी अच्छे शिक्षण का तकनीक है। लेकिन चौथा जो है कि गलत उत्तर का पूरा हल दे देना, ये छात्रों को बिना स्वयं सोचने का मौका दिए सीधे पूरे हल दे देना उनके चिंतन और सीखने में सबसे कम प्रभावी होगा। ऐसा नहीं कि गलत नहीं बोल रहा, लेकिन सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो अगर आप बच्चे को पूरा पूरा सही सॉल्यूशन बता देते हैं गलत करने पे, तो ये बच्चे के सीखने में सबसे कम प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये एक टिप है कि आप उसको नोट करिए, न्यूनतम वर्ड को नोट करिए, उसी पे फोकस करिए, और चारों ऑप्शन को एक बार रीड करके आप ये फाइंड आउट करिए कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका इफेक्ट सबसे कम बच्चों के सीखने पर पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत। ठीक है, वर्ग क्या है? समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है, दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? आपने वैन हीले जी के बारे में पढ़ा है, वो 5 स्तरों की बात किए थे, 0, 1, 2, 3, 4। मैंने ज्यामिति की कक्षा में इसको आपको बताया था कि वैन हीले जी के 5 सीखने के चरण हैं मानस चिंतन के। अब अगर कोई रोहित बच्चा है, वो ये बोल रहा है कि वर्ग जो है वो एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है, स्क्वायर इज अ रोम्बस एज वेल एज अ रेक्टेंगल। अगर वो ये बोल रहा है, इस बात को वो बोल रहा है क्लास में, तो वो कौन से चरण में है? स्तर 0 में है कि 1 में है कि 2 में है कि 3 में है? किसमें है वो? स्तर 2 में है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। वो संबंध बना पा रहा है, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग के बीच एक संबंध निर्मित मतलब एक स्थापित कर पा रहा है संबंध की, जो प्रॉपर्टीज है समचतुर्भुज की या वर्ग की या आयत की, उसके बीच वो एक रिलेशन बना के उनके बीच जो भी इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, उसके बेसिस पे वो एक उनके बीच एक संबंध बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो वो कौन से स्तर पे है वो बच्चा? स्तर 2 में। और आपके रिवीजन के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में पूरे 5 लेवल को फिर से लिख दिया है, क्योंकि कई हमारे साथी हो सकता है वो वाली क्लास में नहीं जुड़े हैं, तो मैंने इसमें चारों 5 जो लेवल है, लेवल 0 रिकॉग्निशन, लेवल 1 एनालिसिस, लेवल 2 रिलेशनशिप, लेवल 3 डिडक्शन और लेवल 4 रिगर यानी कि दृढ़ता, स्वयं सिद्धता। तो ये 5 लेवल है। देखिए इस बार ऐसा प्रश्न पूछा है, अगले बार दूसरे लेवल का प्रश्न पूछेगा। तो जरूरी ये नहीं कि ये प्रश्न का क्या उत्तर था, जरूरी है वैन हीले जी के 5 चरणों को याद रखना, उसको समझना। वो 5 में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2021 की बात है, यहाँ लेवल 2 में वो थे के प्रश्न पूछ रहे हैं। आप जब हम 2024 में करेंगे तो वो दूसरे, लेकिन वैन हीले जी का जो ये है चिंतन के स्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, इसको समझ बना लीजिए, रटने से भी नहीं, समझ बना लीजिएगा। पहले स्तर का बच्चा क्या करेगा, दूसरे लेवल 1 का बच्चा क्या करेगा, 2 का क्या करेगा, 3 का क्या करेगा, 4 का क्या करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन 15 हो गए हमारे। क्वेश्चन 16 है, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पर ये चीज एक नई कॉन्सेप्ट आया था जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप में से बहुत सारे साथी शायद ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं नंबर्स के, ये पता नहीं मुझे आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप बताएंगे। आपके लिए क्या ये नया है? संवरक गुण, क्रम विनिमेय गुण, साहचर्य गुण, वितरण गुण, आप बताएं ये आपके लिए नया है क्या? तो मैं इसको पूरा डील करती हूँ, चारों क्या होते हैं इसको मैं समझाती हूँ, और नहीं तो हम सीधा आंसर से आगे बढ़ सकते हैं। नए हैं आपके लिए? अच्छा, जानते हैं भी बोल रहे हैं, नए भी बोल रहे हैं। एक बार क्विक देख लेते हैं चारों, मैंने चारों रखे हैं अपने स्लाइड में, ठीक है? एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो संवरक है। जो भी साथी ऑप्शन ए पे टिक लगा रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही है, संवरक गुण, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं किसका? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की। तो ये जो पूरे प्रॉपर्टीज है वो किसके हैं? होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज। अब मैंने स्लाइड में इसलिए डाले हैं आप बाद में देख सको, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी डील कर देती हूँ। पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आपका आंसर है आप समझ लीजिए ये क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या कहाँ गए थे? अगर कोई संख्या W को बिलोंग करता है, W मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या, अगर कोई ए संख्या पूर्ण संख्या के ग्रुप में आता है, ये कोई संख्या मान लीजिए 0 है, वो पूर्ण संख्या है ना, और कोई दूसरी संख्या B वो भी पूर्ण संख्या का है, मान लीजिए 1, 0 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो जो दोनों का योगफल होगा वो भी क्या होगा? एक पूर्ण संख्या। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? संवरक गुण कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है आपका? पहला प्रॉपर्टी, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, सॉरी पूर्ण वर्ग बोल रही हूँ, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और दूसरी संख्या भी होल नंबर है, तो दोनों का योगफल हमेशा एक होल नंबर होगी। कैसे? एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर 2 आता है होल नंबर में और 3 भी आता है, तो दोनों का योगफल 5 भी तो होल नंबर में आता है ना, आता है कि नहीं? तो ये हो गया आपका संवरक गुण। यही आपके क्वेश्चन में पूछा था, देखिए फिर से क्वेश्चन को, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। यही मैंने बताया ना कि कोई दो संख्या यदि है, दोनों का अगर जो एडिशन होगा वो क्या होगा? एक पूर्ण संख्या। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? संवरक गुण। अब जल्दी से देखते हैं बाकी 3 गुणों को। बाकी जो दूसरा गुण है वो है क्रम विनिमय गुण, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंग्लिश मीडियम वाले जो साथी हैं, ये है क्रम विनिमय, क्रम वाली बात आ रही है इसमें, देखिएगा। मतलब अगर a पूर्ण संख्या है, b भी पूर्ण संख्या है, तो a प्लस b और b प्लस a दोनों एक दूसरे से बराबर होंगे। 2 और 3 भी 5 होगा, और 3 और 2 भी 5 होगा। इसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन में भी आता है ये प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन में 2 से 3 का गुणा करने पे भी 6 आता है, 3 से 2 का गुणा करने पे भी 6 आता है। तो दूसरा आपको क्रम वाला समझ में आ गया। क्रम बदलेंगे तो भी वो ही जो नंबर सिस्टम है उसी का वो फैमिली का पार्ट रहेगा, इसी परिवार का रहेगा। अगर एक संख्या होल नंबर है, दूसरी संख्या भी होल नंबर है, तो दोनों का योगफल भी एक होल नंबर होगा और दोनों का गुणनफल भी एक होल नंबर होगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? पहला वाला, संवरक नियम। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा, और a गुणित बी गुणित ए के बराबर होगा। ये कौन सा हो गया आपका? क्रम विनिमय। यानी आप क्रम बदल रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे आप याद रखिएगा। क्रम विनिमय, क्रम बदल रहे हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तीसरा है हमारा साहचर्य गुण, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ साथियों क्योंकि 2021 में उसने क्लोजर का प्रश्न पूछा, हो सकता है 2026 में आपको एसोसिएटिव का क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि चारों क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। तो तीसरा है हमारा साहचर्य गुण। इसमें क्या होता है, जो ये देखिए, ये जो लिखने का तरीका है ना, a प्लस बी प्लस सी और ये a प्लस बी प्लस सी, यानी अगर ये a 2 है, b 3 है और c 4 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, 2 3 और ये 4। अब आप करिए तो सॉल्व, a प्लस बी को पहले करिए, क्या आ रहा है? 5, और फिर आप उसमें जोड़िए, 5 में क्या जोड़िए? 4 जोड़िए, क्या आएगा आपका? 9 आएगा ना। और इसी प्रकार आप इसको करिए सॉल्व, 2 प्लस, इसमें ब्रैकेट किस में बना है? b प्लस सी में बना है, तो 3 और 4 को पहले जोड़ना है, क्या आ जाएगा? 7। तो 2 और 7 भी क्या आ जाएगा? 9। यानी हम कोष्ठक में किसी भी दो संख्या को रखे 3 में से, वो हमेशा उसका उत्तर जो है वो
1 आएगा। समझ में आ रहा है ना? आप चाहे a प्लस बी को पहले जोड़िए, चाहे b प्लस सी को पहले जोड़िए, ये तीनों का योगफल हमेशा एक जैसा आएगा। यही होता है हमारा साहचर्य गुण। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार जो एडिशन के लिए है, यही आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए भी है। आप 2, 3 और 4 को, अगर आप यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना भूल गई हूं, अगर आप 2 और 3 को पहले गुणा कर रहे हैं, 6 आ रहा है, उसके बाद आप 4 से गुणा कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। अब दूसरा तरीका देखिए, इसमें 3 और 4 को पहले गुणा करना बोल रहा है, 3 और 4 का गुणा 12 आएगा, 12 को फिर से आप 2 से करेंगे तो दोनों में आंसर 24 आएगा। तो हम कैसे भी उसका क्रम रख ले, हम कैसे भी उसके समूह बना ले, उस समूह को सॉल्व करने का जो भी क्रम रहेगा, लेकिन आंसर हमेशा आपका 1 आएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा नियम, जिसको हम कहते हैं साहचर्य नियम। और चौथा नियम है आपका वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम को ये आप देख लीजिए, लास्ट वाला लाइन, हम a गुणित b धन c लिखते हैं तो हम इसको वितरण कर सकते हैं। पहले हम a को b से पहले गुणा करेंगे, फिर क्या है, प्लस का चिन्ह है, ये पहले मैंने a को b से गुणा कर लिया, फिर मैंने प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। उसके बाद मैं a को c से फिर से गुणा करूंगी, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, वितरण कर रही हूँ। ठीक है, मैं उसको फैला रही हूँ, समझ लीजिए, या ब्रैकेट खोल के मैं उसका गुणा कर रही हूँ। पहले a का गुणा b के साथ होगा और फिर a का गुणा c के साथ होगा, और दोनों के बीच चूंकि प्लस का चिन्ह है, इसलिए क्या होता है, वहां पर बीच में प्लस चिन्ह लग रहा है। अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ पर क्या आता, माइनस आता। लेकिन ये पूरा जो है किसकी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टीज बताई है। यही चीजें जो है वो मतलब आपके इंटीजर्स में भी होता है, नेचुरल नंबर में भी होता है। नेचुरल नंबर का उदाहरण लेंगे आप, उसमें जीरो कहीं यूज नहीं करेंगे। जब आप इंटीजर लेंगे तो आप ये प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही। तो 4 नियम कौन कौन से है, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर क्या है आपका क्रम विनिमय नियम, पहला है आपका संवरक गुण, जिसमें हम दोनों एक ही परिवार के रहेंगे, ये बता रहे हैं। क्रम विनिमय में हम बता रहे हैं कि क्रम कितना भी हम बदल लें, आंसर हमेशा एक रहेगा। तीसरा हम बोल रहे हैं साहचर्य गुणा, आप ग्रुप कैसे भी बना ले, लेकिन आप जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा वही आएगा, और गुणा भी करेंगे तो उत्तर हमेशा वही आएगा। तीसरा हो गया। और चौथा हो गया वितरण, जब भी हम गुणा करते हैं और ग्रुप में उसको गुणा करते हैं किसी एक पदीय व्यंजक से, तो हमेशा वो जो है वितरण करके अलग अलग उनके साथ वो गुणा करके उसका योगफल किया जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप याद रखिए। ये 4 प्रॉपर्टी से कोई भी प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन में आए, चूंकि ये नया टॉपिक था इसलिए मैंने चारों को डील किया है ना। आप सोच रहे होंगे एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये चारों नए हैं आपके लिए, ये अभी किसी टॉपिक में कवर नहीं हुए थे, इसलिए मैंने इसको चारों को स्लाइड में भी रखा और इसको यहाँ पे डील भी कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर मैं बोलूंगी जो है कि नहीं है उस पे गोला करो। किस पे गोला करना है, नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य करना है मतलब हम। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा गलत लग रहा है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, ये गलत नहीं हो सकता। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा होता है क्या, संस्कृति का कोई भूमिका नहीं है गणित में। दूसरे ही ऑप्शन हमको जो है वो गलत दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं आपको गलत, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि ये है ही है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप तीसरा और चौथा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कई साथी ऐसे होते हैं जिनको मतलब एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये गलत ही है, तो वो वहीं तक करके उसको छोड़ सकते हैं। बाकी जिन साथियों को थोड़ा डाउट है उसमें, तो आप दोनों ऑप्शन को और देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए पढ़ते। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। जब हम नमूनों बच्चों को दिखाते हैं, जब हम जनरलाइजेशन करते हैं तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। और गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये मैंने इसका पूरा लिख दिया है यहाँ पर, क्यों, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य। फिर देखिए यहाँ सत्य को गोला लगाइए, ये देखिए सत्य को गोला लगाइए, गलती कभी नहीं होगी इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो अब देखिए इसमें से फिर दो ऑप्शन बोल रहा है, फटाफट इसमें से सत्य और असत्य आप अभी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन की बात हो रही है। तो फिर आप देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, चारों को पढ़िए और चारों में ट्रू और फॉल्स डाल लीजिए। जैसे यहाँ पर
पहला क्या है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को होना चाहिए बच्चों में, है ना। तो ये क्या लग रहा है हमको, सही लग रहा है, सही कर लेते हैं। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। संख्याओं को क्या हमको सीरियल कराना चाहिए, रटना नहीं चाहिए हमको। 1 2 3 क्यों कराएं, हम 3 6 भी तो बच्चों को करा सकते हैं। तो ये जो है वो दूसरा जो है वो क्या है, गलत है। तीसरा देख लीजिए, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए क्या, कि पहले हमको अंक लिखना चाहिए कि सीधा पहले गिनती लिखा दे। तो ये भी गलत है आपका। पहले हमको क्या करना है, बच्चों को संख्या सिखानी, अंक सिखाना, उसके बाद हम उसको संख्यांक के रूप में बच्चों को सिखाएंगे। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये इसमें क्या आ रहा है कि जो ऑर्डर इररिलेवेंस है, मतलब ये जो अनुक्रम जो सीरियल वाइज होता है ना, वो प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे मैं एबीसीडी में भी बोलती हूँ, एबीसीडी क्यों पढ़ा रहे हो, अ आ ई क्यों पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाओ ना, त पढ़ा दो, किसी दिन ग पढ़ा दो, ल पढ़ा दो। इस तरह से जब हम बच्चों के साथ करते हैं, संख्याओं में भी आप कभी 2 पढ़ाइए, कभी 5 पढ़ाइए, कभी 15 पढ़ाइए। तो ये जो है संख्याओं के अनुक्रम, खासकर एनईपी आने के बाद इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और अभी के क्वेश्चन पेपर पूरे एनईपी और एनसीएफ बेस्ड है ना। तो आपकी सोच भले हो सकता अलग हो, आप अपनी सोच वहां पे मत लगाइएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैं कुछ टीचर्स से बात करती हूँ, उनकी सोच है नहीं मैडम पहले तो 1 2 के बाद ही 3 पढ़ाएंगे हम। तो वो आप अपनी सोच को वहां पर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है ना, ये एनसीईआरटी से जो एनईपी है हमारा, जो एनसीएफ है, उसको फॉलो करते हुए बन रहा है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आंसर करिए। तो इसमें आंसर क्या है हमारा, सही कौन कौन सा, सत्य वाला था ना हमारा, हमने किस पे गोला किया, सत्य। तो हमारा ए और डी जो है वो सही है। मैं ये आपको टिप दे रही हूँ कि हर लाइन को पढ़ने के बाद उसमें आप सत्य असत्य लिख लीजिए। जो नहीं लिखेगा ना, उसको बार बार पढ़ के बार बार समझना पड़ेगा। तो आपका प्रोसेस 4 गुना हो जाएगा। जब आप एक ही बार समझ के वहां पे टिक और क्रॉस कर लेंगे, तो आपका बहुत प्रोसेस आपका कम समय में हो जाए। क्योंकि देखिए मैंने टिक क्रॉस किया ना, मुझे और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ साथी क्या करते हैं, ए और बी चलो नहीं है, चलो फिर से अब बी और सी को फिर पढ़ता हूँ। तो जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, तो टाइम होगा ना वेस्ट। तो उसको आप कर लीजिए, ठीक है, ये करिएगा। ये मैंने इसका सॉल्यूशन डाल दिया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 19 पे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताइए, यहाँ पे क्या हमको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण को ध्यान देना। ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, गोला करिएगा जरूर। कौन सा महत्वपूर्ण है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। इसके बाद तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एबीसी ऐसा नहीं दिया, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो आप पढ़िए ही मत, ये पहला आपका राइट, क्योंकि इससे तो कोई नहीं अपना विचारधारा अलग रख सकता है। बच्चों के जीवन का जो अनुभव है वो गणित से जुड़ा रहना चाहिए, ये सत्य है। ब्रह्मांड इस सत्य को मानता है। तो आप आगे मत पढ़िए, मेरा कहना है। अगर टाइम कम है और अगर आपके पास बहुत टाइम शॉर्टेज है, तो आपको अगर सही मिल गया आप स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ जाइए। फिर लास्ट में अगर आपके पास ऑप्शन बचेगा टाइम का, तो आप फिर चेक कर लीजिएगा, रीचेक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन 20 देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी दिक् स्थान की समझ, स्पेशल रीजनिंग विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। कौन सा ऐसा चीज है, संख्या चार्ट, सुडोकू, चौड़ाई आकृतियां की बार ग्राफ। इसमें से आप क्या क्या चीज जानते हैं, संख्या चार्ट जानते हैं, 1 से लेके 100 तक का जो संख्या चार्ट होता है वो जानते हैं। सुडोकू जानते हैं ना, वो पहेली होता है, संख्या पहेली। और चौड़ाई आकृतियां क्या होती है, ये कोई जानते हैं क्या, चौड़ाई आकृतियां जानते हैं कोई। चलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि मुझे लगा कि कई साथी नहीं जानते होंगे। बार ग्राफ सब लोग जानते हैं, जो ऐसा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। चलिए तीसरे को हम समझते हैं ना, चौड़ाई आकृति क्या होता है। इसका आंसर वही है, चौड़ाई आकृति है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चौड़ाई आकृति क्या होता है, किससे हम दिक् स्थान की समझ विकसित कर सकते हैं, स्पेशल रीजनिंग जो है वो कैसे आती है इससे, ये हम समझते हैं। तो स्पेशल ये है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, हम इसको इंग्लिश में टेसलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं चौपड़ आकृतियां बोलते हैं इसको टेसलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है, ज्यामितीय आकारों का एक ऐसा पैटर्न होता है जो किसी समतल सतह को बिना किसी खाली जगह, बिना किसी गैप के और बिना किसी ऊपर चढ़े किसी के, यानी ओवरलैपिंग भी नहीं करता, गैप भी नहीं छोड़ता,
जब इस तरह का फिगर आप बना लेते हैं, आकृतियां बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेसलेटिंग फिगर्स। क्या कहते हैं, टेसलेटिंग फिगर्स। ठीक है, तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना प्रश्न में, चौड़ाई आकृतियां, आप इसका इंग्लिश में देखेंगे तो टेसलेटिंग फिगर्स है इसका इंग्लिश। ठीक है, टेसलेशन बोलते हैं इस प्रक्रिया को। और ये होता क्या है, ये ज्यामितीय आकारों का एक ऐसा पैटर्न है जो किसी समतल को बिना किसी खाली जगह के और बिना एक दूसरे के ऊपर चढ़े, ओवरलैप बिना किए, वो पूरी तरह से उस समतल जगह को ढक लेती है। जो हमारे घर में टाइल्स होती हैं, कई इस प्रकार की डिजाइनें होती, जब ईंटें भी रखी होती है ना, आप देखना ईंट के ऊपर ईंट ऐसा रखा रहता है, तो वो भी क्या होता है, टेसलेशन का वो होता है। और जो शतरंज का जो बना है ना 64 वाला, वो भी चौपड़ आकृति है। तो ये ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, उसको और आप और एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अभी मैंने बस आपके जानकारी के लिए इसको स्लाइड में डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कई साथी चौपड़ आकृतियां या ये जो चौड़ाई आकृतियां बोल रहे हैं इसको नहीं जानते होंगे। तो एक बार दिखाओ तो एक विजुअलाइजेशन हो तो और हमको कॉन्फिडेंस आता है ना, क्योंकि हमको यहाँ आंसर रटने तो नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं सुडोकू से कहीं से भी स्पेशल रीजनिंग बच्चे की नहीं आएगी, संख्या चार्ट से भी नहीं आएगी, बार ग्राफ से भी नहीं आएगी। किससे आएगी, चौड़ाई आकृतियों से, टेसलेशन से। याद रखिएगा टेसलेशन। अब आप चित्र भी देख लिए है ना, तो अब आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 21, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत, ये मैं एक बार कराई थी, याद करिए ये वाला क्वेश्चन, जिसमें मैंने क्यूजी नायर जो रॉड्स होते हैं उसके बारे में बताया था। मैंने कौन सी भिन्न वाली, नहीं कौन से वाले मैंने बताया था, मुझे याद आ रहा है। तो गिन तारा आपको पता है, गिन तारा क्या होता है, जियो बोर्ड पता है। जियो बोर्ड में क्या करते हैं हम खील और रबर से उसमें क्या करते हैं, अलग अलग हम आकृतियां बढ़ाते हैं। और संख्या चार्ट भी आपको पता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये देखिए, पिछले वाले प्रश्न में स्पेशियल को पूछ रहा था, स्थानिक समझ को पूछ रहा था, यहाँ क्या पूछ रहा है, भिन्न। तो आपको ये ध्यान देना है ना कि आपको कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न के लिए कौन सा है राइट आंसर, क्यूजी नायर रॉड्स। और ये होते क्या है, ये भी मैंने आपके लिए रखा है इसमें, ये है, ये देखिए आप, ऐसा देखा आपने, इससे बच्चों को हम भिन्न पढ़ा सकते हैं। ये जो बड़ा वाला हिस्से का ये छोटा वाला हिस्सा कितना भाग है ना, 10वां भाग है कि नहीं, ये जो छोटा वाला है ये ऐसे 10 रखेंगे तब ये 1 होगा। ये जो दूसरा है वो क्या है, 2/10 है, ये 3/10 है, ये 4/10 है, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 10/10। तो ये क्या है, क्यूजी नायर रॉड्स बोलते हैं इसको। जब भी भिन्न का क्वेश्चन आए, आंख मूंद कर बिना कोई ऑप्शन देखे आप क्यूजी नायर रॉड्स पे डाल दीजिए। और ये क्यूजी नायर रॉड्स वाला बहुत बार रिपीट भी किया है क्वेश्चन, है ना। तो ये यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है, बाकी क्यों नहीं है। एबेकस से केवल जोड़ घटाव होता है, जियो बोर्ड से क्षेत्रफल होता है, नंबर चार्ट से गिनती होती है, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, भिन्न का है। तो भिन्न किससे होता है, केवल और केवल ऑप्शन डी से, क्यूजी नायर रॉड्स। तो ये आप चित्र देख पा रहे हैं क्यूजी नायर रॉड्स का। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 22, 7:30 बज चुके, हमारे 8 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन सारे साथी भी जुड़े हुए हैं, हम इसको पूरा जरूर करेंगे। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन, फिर मैं बोलूंगी गोला करिए, सत्य असत्य हाँ नहीं, सब पे गोला करिए। नहीं पे गोला कर दी मैं, नहीं पे जाना है, फोकस हमारा कहाँ रहेगा, नहीं पे। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, टिक कर लीजिए, यही टिप है मेरा, जो समझ में आते जा रहा है टिक क्रॉस करते जाइए। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, तो सीरीज में रहती है कि नहीं, रहती कि नहीं। और प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। क्यों बच्चे के लिए कल्पना की आवश्यकता नहीं है, तो यहीं पे हमको गलत वाला बिल्कुल दिख गया। मैं तो रहूंगी तो मैं चौथा ऑप्शन नहीं देखूंगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर। चलिए, ये सब पेडागोजी के क्वेश्चन है, मुझे लगता है वो आपसे बन जाएंगे पेडागोजी वाले क्वेश्चन। बस वो थोड़ा जो वो ध्यान रखिएगा ना, आप लोग सत्य वाला असत्य डाल के आ जाते हैं, सत्य वाला सत्य डाल के आ जाते हैं, हाँ वाला नहीं डाल देते, नहीं वाला हाँ, वो थोड़ा ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक है। ये भी मैंने, मुझे लग रहा है मैं एक बार बात की हूं उस पर। क्रम सूचक नंबर्स जो होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स भी होते हैं, कार्डिनल नंबर्स, 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं। ऑर्डिनल मतलब, कार्डिनल मतलब जो 1 2 3 4 होता है वो कार्डिनल है,
और ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रम सूचक संख्या, जहां क्रम बता रहा है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ये क्रम सूचक संख्या है। और जो सिंपल जो संख्याएं है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए, पूछिए इसमें जो ऑप्शन दिए पढ़िए। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर हूं। तीसरी यानी यहाँ क्रम बोल रहा है, तीसरे नंबर के, पहला, दूसरा, फिर तीसरा। तो हमारा राइट ऑप्शन हमको यहीं पे मिल गया है। बाकी में देखिए गिनती दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, बिल्कुल गलत। ये जो है वो क्रम सूचक नहीं है, ये कार्डिनल नंबर है। और हमको क्या चाहिए? ऑर्डिनल नंबर चाहिए। यहाँ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए रख दिया है। कार्डिनल मतलब गणनावाचक संख्याएं, जैसे 3 कमरे, 3 सदस्य। और ऑर्डिनल मतलब क्रम सूचक संख्या, जो क्रम बता रहा है, आपको ऑर्डर बता रहा है। ऑर्डर से ऑर्डिनल याद रखिएगा। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 58th नंबर, 58th फ्लोर, 100th फ्लोर, ये सब क्या है? आपका ऑर्डिनल नंबर है, क्रम सूचक संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। इसका ऑप्शन आप देख लिए, पहला जो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 24, शुद्ध कथन को पहचानिए। किसमें गोला लगाऊं? शुद्ध, शुद्ध कथन यानी सत्य। राइट रॉन्ग लगाइएगा, चलिए फट से। ठीक है, यहाँ पे यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा? बिल्कुल नहीं। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा? बिल्कुल नहीं। ये सब हम पढ़ चुके हैं ज्यामिति में। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है? नहीं। परिमाप का सेंटीमीटर होगा और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर परिमाप मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर होगा। तो उसका मात्रक कहाँ एक होता है? और किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल, कोई भी आकृति है उसका परिमाप कैसे निर्धारित होगा? उसके आकार से। तो हमारा जो शुद्ध कथन है, फिर से मैं बोल रही हूँ, गोले पर नजर रहनी चाहिए और पढ़ना आपको ऑप्शन है, लेकिन नजर कहाँ रहनी चाहिए? गोले पर। क्या चीज गोल, आपका क्या चीज आपका टारगेट है? शुद्ध कथन, सही वाला कथन। और साथ में ऐसे राइट रॉन्ग करते जाइए, आपका गलत नहीं होगा। जो राइट रॉन्ग नहीं करते ना, मन में राइट रॉन्ग करते ना, उस समय तो मन, ध्यान, दिमाग सब भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसा मत करिएगा। मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ। चलिए क्वेश्चन 25, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन, फिर किस पे गोला लगाऊं? शुद्ध पे ना। मेरा पेन कहाँ चला जाता है? शुद्ध कथन, शुद्ध, गोला लगा ली शुद्ध में। अब बताइए, चलिए, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है? बताइए, अलजेब्रा डाली जा सकती है प्राइमरी में? नहीं डाली जा सकती। अच्छा, कुछ लोग, संतोषी जी, सब लोग, ये लोग ऊपर भी अंगूठा दिखा रहे हैं, कई लोग नीचे भी अंगूठा। क्यों नहीं डाली जा सकती भाई? क्यों नहीं डाली जा सकती? बिल्कुल डाली जा सकती है, बिल्कुल डाली जा सकती है। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, बिल्कुल राइट है। और मैं इसको बताऊंगी कैसे राइट है। ठीक है, बाकी को पढ़ लेते हैं। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्या केवल उच्च प्राथमिक में ही भिन्न पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो तीसरी चौथी में पढ़ाते हैं। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर में ही, प्राइमरी में ही निगेटिव पढ़ाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। बीज गणित केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। ये तो पहले वाले का ही कॉन्ट्राडिक्शन है ना। हमारा पहला जो है वो राइट है, शुद्ध कथन है। क्यों? आप लोग क्यों इससे एग्री नहीं हो रहे, मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन बीज गणित जो है वो बीज गणित के रूप में, XYZ के रूप में ही नहीं होता है बीज गणित। अगर आप कोई खाली स्थान बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, 3 प्लस खाली डिब्बा, 3 प्लस खाली डिब्बा इक्वल टू 12। अगर आप ये दे रहे हैं ना, बच्चे को देते हैं प्राइमरी में, देते हैं कि नहीं? ये तो बीजीय व्यंजक है, ये खाली डब्बा ही तो एक्स बनता है बाद में। तो कैसे आप लोग उल्टा अंगूठा दिखा रहे थे? बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। हम बोलते हैं ना कि इसमें मुझे पता नहीं कितने कितने पत्थर हैं या कितने चॉकलेट है, फिर हम वैसे ही तो करते हैं, जो जादू दिखाते हैं ना, एक संख्या लो, उसका दुगना करो, दुगने में 4 जोड़ो, वो क्या है? वो क्या है? वो तो बीजगणित है। हम तो बच्चों से ऐसा कराते हैं, पहेली हल, तो वो तो बीजी गणित से होता है।
लॉजिक तो उसका बीजगणितीय है, तो ये बिल्कुल सही है जो पहला ऑप्शन है, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, बिल्कुल सही। और जो टीचर ऐसा डालता है ना, वो बहुत अच्छा अपने बच्चों को अलजेब्रा में स्ट्रांग बना देता है। अच्छा, जल्दी में लग गया, अच्छा कोई बात नहीं, बहुत लोग का जल्दी में उल्टा उल्टा लग गया। चलिए प्रश्न नंबर 26, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। देखिए फिर गोला लगाइए, मैं ये गोला बोल बोल के थक गई हूं। शुद्ध, शुद्ध मैं खुद शुद्ध पे गोला लगाना है, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए, देनी चाहिए क्या भाई? नहीं देनी चाहिए, गलत। संभ्रांति से बच्चे के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज प्रस्तुत करने चाहिए, बिल्कुल गलत। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ समबाहु दिखाएंगे तो बच्चा क्या सोचेगा? जब बराबर होता है तो ही त्रिभुज बोलते हैं, अगर 3 3 3 होगा तो ही त्रिभुज होगा, अगर 3 2 5 होगा तो त्रिभुज नहीं होगा। ये होगा ना कि नहीं? छोटे बच्चे के मन में तो यही प्रभाव पड़ेगा कि भाई जब समबाहु होगा तो ही त्रिभुज बोलते हैं, अगर समबाहु नहीं है तो उसको कुछ और बोलते होंगे। इसलिए जब भी आप त्रिभुज पढ़ाएं तो समबाहु, विषमबाहु, नाम ना बोले, नाम बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हर प्रकार का त्रिभुज बच्चे को दिखाएं, सीधा त्रिभुज। और मैं ये भी देखती हूँ कई टीचर उल्टा त्रिभुज बनाते ही नहीं है, और जब उल्टा त्रिभुज बना के दे दोगे ना तो बच्चे बोलते ये तो त्रिभुज नहीं है, वो तो सीधा ही होता है, ऊपर ही त्रिकोण, मतलब जो नुकीला रहता है ना ऊपर ही रहता है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? सब प्रकार के त्रिभुज बनाइए, इधर मुंह वाला, उधर मुंह वाला, इधर नीचे, सब बताइए, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? हमारा राइट आंसर है शुद्ध वाला, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन 27 में, 3 ही क्वेश्चन बस बचे हमारे। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना। ये आपको पता होगा ना, प्राइमरी वालों को भी ये पता है ना, भाजक, भागफल, शेषफल, है ना, ये पता है ना आपको। तो ये इसी के बीच आपको रिलेशन, ये कुछ कठिन नहीं है, बस उनके बीच आपको रिलेशन दे दिया, संबंध दे दिया, आपको सही ऑप्शन तक जाना है। चलिए यहाँ पर मैंने इसको जो सॉल्व किया, इसका आंसर पहले देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आएगा 25। कैसे आएगा इधर देखिए, जो साथी नहीं जानते हैं कि भाज्य भाजक क्या होता है उनके लिए भी मैंने स्लाइड में रखा है, क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने 0 लेवल से लेके पूरा 100% तक सभी टीचर्स के लिए इसमें कंटेंट रखा है। तो यहाँ पर देखिए, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। जो उत्तर आता है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ये क्लियर हो गया जिसको नहीं पता था। अब आप देखिए, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये तो है जो ये नियम है, हमको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये हर में आएगा। ये सब भाग के प्रश्नों के लिए सही है ना, सत्यापित है। तो यहां से हम करते हैं, हमारा प्रश्न क्या था देखिए एक बार, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया है। शेषफल हमको क्या दिया है? 5 दिया है क्या? चेक करिए तो। हाँ, यदि शेषफल 5 है, दिया है ना, ये देखिए, यदि शेषफल 5 है, दिया है ना, तो अब इसी से मैं आंसर निकालूंगी। हमको दिया है शेषफल 5 और हमको प्रश्न में दिया है कि भाजक जो है वो शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल कितना है? 5 है, 5 का डबल 10 हो गया। तो हमको एक और क्या मिल गया? हमारे पास शेषफल पहले से था, अब हमने क्या निकाल लिया? भाजक निकाल लिया। तीसरा ये दिया है, ये भी दिया है कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना। भाजक के लिए 2 रिलेशन दिया है प्रश्न में, ये देखिए, भाजक के लिए क्या क्या दिया है? भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है, 2 रिलेशन दिया है ना भाजक का। ये देखिए, तो ये मेरा दूसरा है कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। तो मुझे तो नहीं पता है भागफल क्या है, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि भाजक क्या है। कहां से पता चला? ये ऊपर वाले से। तो मैं भाजक की जगह क्या डाल दूंगी? 10 डाल दूंगी। 5 गुना तो वो बोल ही रहा है क्वेश्चन में, और भागफल मुझे पता नहीं है, तो भागफल क्या आ जाएगा? 10/5 यानी कि आ जाएगा 2। तो मेरा तीसरा भी निकल गया। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं रख दूंगी तीनों का मान को, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य मुझे नहीं पता है, वही मैं निकालूंगी। भाजक के जगह पे क्या रख दिया मैंने? 10 रख दिया।
भागफल की जगह मैंने 2 रख दिया और शेषफल की जगह मैंने 5 रख दिया और हमारा उत्तर आ गया 25। ठीक है, तो कठिन कुछ नहीं होता है, कठिन तो गणित होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। तो स्टेप बाय स्टेप करिएगा, आसानी से, थोड़ा सरलता से, दिमाग को थोड़ा एकदम माइंड कूल करके आप सॉल्व करिएगा, एकदम सरल। क्वेश्चन नंबर 28, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। 5 क्रमागत यानी सीरियल वाइज नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्याएं। ठीक है, तो इनका जो योग है वो 20 है, लेकिन वो 5 संख्याएं क्या है ये नहीं पता है। ठीक है, ये नहीं पता हमको। उनका योग कितना है ये पता है, 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या? अब इसमें देखिए एक और मेरा टिप, ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, ये तो ध्यान में रखते हैं, 5 क्रमागत संख्याएं भी निकाल लेते हैं। कहाँ गलती होती है कि प्रश्न क्या पूछा है, आप लोग इसको ध्यान नहीं देते हो कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है ना। आपको कुछ और निकालते निकालते कोई ऑप्शन दिख जाता है, आप उसमें टिक करके आ जाते हैं, तो वो हमको पॉइंट आउट करना है कि हमको निकालना क्या है, क्या अज्ञात है, क्या अज्ञात है। जैसे आप वहां पर अशुद्ध को करते थे ना, इसको भी गोला करिएगा। एक और टिप, जो निकालना है उसको गोला करिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है, इसको गोला करिए। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। अभी तो सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, लेकिन देखिएगा यही सब काम आएगा आपकी टिप्स। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये जो 5 क्रमागत संख्या वाला है ना, ये हमेशा कैसे लेंगे आप? x, x+1, x+2, x+3, x+4। ठीक है, ऐसे लेना है आपको क्रमागत, क्योंकि क्रम से रहेंगे। 1, 1 धन 1 2, 1 धन 2 3, 1 धन 4 5, इस तरह से लेना है आपको। तो कैसा लेंगे हम, ये देखिए। माना 5 क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि क्रम से रहेंगी ये x, x+1, x+2, x+3, x+4। क्योंकि 5 बोल रहा था तो हम 4 तक गए हैं ना, अगर 6 बोलता तो आपको एक और लेना पड़ता, x+5 भी लेना पड़ता। अब ये बोल रहा है इनका योगफल कितना है, 20 है बोल रहा है, तो सबको जोड़ दीजिए। ये जो मैंने 5 लिए ना, जो 5 माने हैं, इन सबको जोड़े, बराबर 20 कर लिए। x कितनी बार है ये? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार x जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 5x। 5x आ गया, और नंबर को जोड़ दीजिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, और 6 + 4 10, ये हो गया 10। और राइट हैंड साइड में आपका 20 लिखा है, तो 5x क्या हो जाएगा, ये वाला जो +10 है वो उधर जाएगा, है ना, पक्षांतर होगा। तो 20 में से 10 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 10/5 यानी कि 2। तो हमारा भी सिर्फ x आया, हमारा आंसर नहीं आया है, हमारा क्या आया है? x आया है। अब ये जो था इसमें आप मान रखिए x का। पहला नंबर क्या हो गया? 2। x है ना पहला नंबर, तो क्या हो गया हमारा पहला नंबर? 2। अगला नंबर है x+1 यानी 2 + 1, अगला नंबर क्या हो गया? 3। फिर तीसरा नंबर होगा x+2, x क्या आया है? 2, 2 और 2 4। उसके बाद अगला नंबर है 2 + 3, है ना, यानी हो गया 5, और अगला हो गया आपका 6। तो वो जो 5 क्रमागत संख्याएं क्या आ गई हमारी? 2 3 4 5। कई साथी क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, उनको ये याद नहीं है कि हमको चाहिए क्या था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने गोला लगवाया है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, प्रथम 3 क्रमागत, प्रथम ना, ये भी ध्यान रखिए। तो प्रथम 3 क्या है? 2 3 और 4। प्रथम 3 हमारे क्या है? 2 3 और 4। इन सबको जोड़िए, 2 और 3 5, और 5 और 4 9। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 9। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है 9। ठीक है, ओके। तो कुछ भी कठिन साथियों नहीं है, सब मुझे तो प्राइमरी लेवल का ही लगता है, सब बस घुमा के दे रहा है और कुछ भी नहीं है। हमको हमारा डाइवर्ट करके दे रहा है, हमारा ध्यान भटका रहा है वो, बस, और कुछ नहीं। और हम भटक जा रहे हैं और टेट नहीं पास कर पा रहे, है ना। तो नहीं करना है ऐसा। अब लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बस बचे हैं हमारे। एक वर्ग के रूप में तार, एक तार है ना, एक तार है, तो उसको एक वर्ग के रूप में पहले उस तार को जमा दिया गया, ये हो गया वर्ग, है ना। ये मैं इससे ड्रॉ कर रही हूँ तो ऐसे ही बनेगा ना। तो इसका क्षेत्रफल, एरिया क्या आ गया? इसका एरिया क्या आ गया आपका? 144 आ गया। ये तार है ना एक, ये आपका वर्ग नहीं है, ये क्या है? एक तार है। तार को मैं ऐसे 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 करके रख दी हूं एक जगह पे, तो वो क्या बन गया? एक वर्ग बन गया। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, अब देखिए यही तार है सेम, अब इसको लेकिन मैं क्या बना रही हूं? आयत बना रही हूं।
जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई क्या दी है, 16 दिया है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा, हमको निकालना क्या है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले हमेशा ना मैं प्रश्न को विजुअलाइज करती हूँ, मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ ना, पूरा लिख डालो, जो जो दिया है ना उसको चित्र बना डालो, क्या दिया है, क्या निकालना है, उसको क्वेश्चन मार्क लगा के सारी चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है और मुझे क्या क्या निकालना है। और ये एक तार है, याद रखिएगा, तार है, और तार से ही वर्ग भी बन रहा है, तार से ही आयत भी बन रहा है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे ये है कि जब एक ही नाप का तार है तो वर्ग का परिमाप और इस आयत का परिमाप दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप कुछ भी बना लीजिए उस तार से, वो तार तो उतना ही लंबा है ना, सबको जोड़ते हैं ना, पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, सारी भुजाओं को जोड़ते हैं। तो वो तार जब उतना ही लंबा है, आप ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, वो तार की जो लंबाई है वो उतना ही परिमाप हर फिगर का आएगा। तो जो परिमाप उस वर्ग का आएगा वही परिमाप क्या आएगा, इस आयत का आएगा। ये आप समझ पाए, क्या मैं समझा पाई आपको? क्योंकि हम एक तार से इसको बना रहे हैं, हम तार से इसको बना रहे हैं, और तार की लंबाई जो है वो फिक्स है ना। अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का तार है, आप बना के देखिएगा, इसमें धागा ले लीजिएगा, ऊन ले लीजिएगा, आप उतने लंबे धागे, उतने लंबे उससे आप कुछ भी बनाएंगे ना, आपका परिमाप हर आकृति का वही आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका आंसर 128 है, लेकिन ये आ कैसे रहा है हम इसमें देखते हैं, क्योंकि मैं बोलूंगी तो शायद आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, 144, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये भी देख लीजिए, क्या क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है, किसका, आयत का, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ये याद रखिएगा ना, क्या निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको दिया क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और आयत की लंबाई, दो ही चीज बस दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है 144 है, तो वर्ग का साइड कितना आ जाएगा, 12, 12 गुणित 12 144 होता है ना। भुजा गुणित भुजा होता है ना वर्ग का आयत, तो भुजा कितनी आ गई हमारी, 12 सेंटीमीटर, क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। इसमें कुछ डाउट है किसी को? 144 क्षेत्रफल था, तो भुजा कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है आप सब? ये ए क्या है, ये भुजा है ना, ये भुजा है, तो भुजा गुणित भुजा ही तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अगर भुजा गुणित भुजा क्षेत्रफल है तो एक भुजा कैसे आएगा, 144 का स्क्वायर रूट निकाल के। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो हमारे जो वर्ग का जो भुजा है वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप निकालिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है बताइए, सूत्र वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, भुजा मतलब ए है ना, ये जो मैंने ए निकाला है, तो 4 गुणित क्या हो जाएगा, 12, 4 गुणित क्या हो जाएगा, 12, यानी इसका पेरीमीटर कितना आ गया, इस वर्ग का 48 आ गया। कितना आ गया, 48 आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि वही तार से आप आयत भी बना रहे हो, जिस तार से आपने वर्ग बनाया है उसी तार से आप आयत भी बना रहे हो। तो ये जो आयत होगा, कहां चला जाता है, ये जो आयत होगा इसका भी पेरीमीटर कितना होगा, 48 होगा। और लेकिन आयत का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो अलग है, क्या है बताइए, 2 इंटू एल प्लस बी, ये है ना। आयत का पेरीमीटर का फॉर्मूला यही है ना, ये कितना आएगा, 48 आएगा। ये हमको पता चला, कहां से पता चला, ये ऐसे पता चला क्योंकि एक ही तार से वर्ग भी बन रहा है मोड़ के, और एक ही तार से आयत भी बन रहा है, तो दोनों तार की लंबाई सेम है, इसलिए पेरीमीटर दोनों का सेम होगा। तो पहले मैं वर्ग का पेरीमीटर निकाल ली, उसी का इक्वल करके मैं क्या निकालूंगी, आयत का पेरीमीटर। और आयत के पेरीमीटर में क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लंबाई है प्रश्न में, देखिए मेरे पास सिर्फ लंबाई है, लंबाई 16 सेंटीमीटर, मेरे पास तो चौड़ाई है ही नहीं, मैं कैसे क्षेत्रफल निकालूं, आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना, एल इंटू बी निकालना है, मेरे पास खाली एल है, मैं कैसे निकालूं, तो मुझे बी निकालना है। बी में निकालने के लिए मैं पेरीमीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पेरीमीटर के लिए मैंने क्या ट्रिक लिया है, वर्ग का पेरीमीटर उसके बराबर है, तो वर्ग का पेरीमीटर मैंने 48 आया था, तो मैं आयत के भी पेरीमीटर को क्या मान रही हूँ, 48 मान रही हूँ, और उससे मैं निकालूंगी चौड़ाई, उस आयत की चौड़ाई। तो चलिए यहाँ पे निकालिए, 48 48 बराबर 2 2
गुणित L कितना है हमारा 16 है ना, L कितना है हमारा 16 है और चौड़ाई हमको नहीं पता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में तो है, इतना लिख क्यों रही हूँ। 48 बराबर 2 गुणित L प्लस बी, ये 16 कहाँ से आया, ये प्रश्न में दिया है, ये 16 प्रश्न में दिया है, ये देखिए, ये देखिए, ये 16 देखिए, ये दिया है ना लंबाई। तो यहां पर देखिए 48 कहां से आया, आयत का परिमाप 48 कैसे बन गया, वो वर्ग का परिमाप था, धागा एक ही है, तार एक ही है, इसलिए दोनों को एक ले रहे हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, अब मेरे को बी लगाना है तो दोनों तरफ मैं क्या कर रही हूँ, 2 से भाग दे रही हूँ। 48 को 2 से भाग दीजिए, 24 आ गया। 2 गुणित 16 क्या होता है, 32 होता है। 32 को आधे से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 और प्लस आ गया ये बी, ठीक है। ये 2 मान लीजिए हट गया, समझ लीजिए 2 से भाग किए तो क्या बच गया, 16 प्लस बी। समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद आयत की चौड़ाई हमारी क्या आ गई, 24 में से 16 को घटाएंगे तो हमारे आयत की चौड़ाई आ जाएगी। 24 में से 16 को घटाए तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमारे पास लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई। लंबाई 16 दिया है प्रश्न में और चौड़ाई क्या आ गया, 8 आ गया। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 16 गुणित 8, तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 128 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो मुख्य कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो यही है कि वो जो तार है उसको आपको ध्यान रखना है, उस तार से आप कोई भी फिगर बनाइए, हर फिगर का पेरीमीटर बराबर आएगा। वो तार तो बड़ा छोटा नहीं हो रहा है ना, उसी को तो मोड़ मार के आप कोई फिगर बनाएंगे, तो पेरीमीटर तो वही, पेरीमीटर मतलब सभी भुजाओं का योग, पेरीमीटर मतलब, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं तो आपको तो खोजते रह जाएंगे, दिया ही नहीं है कहीं परिमाप, तो आप किससे निकालेंगे ब्रेथ को। तो ये आपको समझना है। थोड़ा तो एक दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि कठिन आपको वहां लग सकता है कठिन नहीं, लेकिन बस वो जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो एनालिसिस, वो चीज वहां पर कर पाते हैं कि नहीं, ये है। लेकिन मुझे लगता है आप सब कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 754 हो गया। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी बड़ी भिन्न कौन सी है ना, आपको बताना है। बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ी और उसके बाद वाली बड़ी, ये दो बताना है। ये याद रखिएगा ना, कई बार हम छोटी बड़ी बता देते हैं, उसमें गलत हो जाता है, नीचे से बता देते हैं। आपको क्या बतानी है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका देखिए यही होता है, बहुत सारे प्रोसेस है लेकिन मैं आपको सबसे इजी बताऊं, आप 5 में से 6 को भाग कर दीजिए, 3 में से 4 को भाग करना तो आता है आपको इस तरह से, है ना। हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, इधर 6 करेंगे, ये 50, इधर क्या बन जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, ये 50 बन जाएगा, 6 अट्ठे 48 आ गया, है ना। और ये हो गया आपका 2 बच गया, फिर चूंकि पॉइंट लगा है ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पॉइंट में सबको निकाल लीजिए। जैसे ही आप पॉइंट में निकालेंगे ना, फटाक से बता देंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी। ये देखिए इसमें करा है मैंने, 5/6 को कैसे आ गया, 0.833 आ गया। 3 बटे, ये निकालेंगे कैसे, ये मैंने पीछे बताया ना, ऐसे डिवाइड करके निकालिएगा, ठीक है। जो ऊपर संख्या रहता है उसको हम भाग कर रहे हैं, जो नीचे संख्या रहता है उससे भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया सबका डेसिमल में आ गया, सारे को आपने दशमलव में बदल लिया है। अब देखिए बहुत आसान है बड़ा बताना, 0.8 वाला सबसे बड़ा, फिर 0.75, तो 0.83 कौन सा है, 5/6 है, और 0.75 कौन सा है, 3/4 है। तो हमारा सबसे बड़ा है 5/6 और उसके बाद है 3/4। तो इसको देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहला ऑप्शन 5/6 और 3/4। तो इस तरह से एक पूरे साल का जो क्वेश्चन पेपर के जो 30 प्रश्न रहते हैं वो यहाँ पर मैंने आज की क्लास में बताने की कोशिश की है। चूंकि एनिमेशन वाला पार्ट नहीं हो पाया था तो शायद आपको उतना मजा नहीं आया होगा, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप समझते तो और अच्छा लगता है। लेकिन अगले क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो चीज मैं ला पाऊं, और बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप लोगों को कितना सीखने मिला ये मुझे नहीं पता। बंद करती हूँ, स्टॉप करती हूँ प्रेजेंटिंग। आपको कुछ डाउट है इसमें से, डाउट है तो आप बता सकते हैं, और अब मैं अनम्यूट भी करती हूँ। 2 घंटे से आप मुझे सुन रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास, और आपको अगर ऐसी क्लास और चाहिए तो आप मुझे सजेशन जरूर देंगे कि आगे भी मैडम आप क्वेश्चन पेपर ही डील करिए
और अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक पढ़ाना तो आप वो भी मुझे बता दीजिए, उस तरह से मैं तैयारी आपको कराऊंगी। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। भात नहीं, पेट नहीं भरती। सबका तुलते स्टॉप करती हूँ।